नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड को भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड को भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 के लिए ये फुल एनवायरनमेंट का मॉक टेस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं। 100 एमसीक्यूज टोटल है और इसके जरिए आप अपनी पूरी जो तैयारी है उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आपने अब तक जो कुछ पढ़ रखा है, किताबों से पढ़ रखा है, उसके सहारे आप प्रश्न हल कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ से आपको अपनी कमियों का भी अंदाजा लगेगा और रिवीजन भी हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो यहाँ पर रुक कर आप देख लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ से पहले प्रश्न से देखिए। इसमें यह कहा गया है कि पर्यावरण 3 संघटकों से मिलकर बना हुआ है और 3 संघटक कौन कौन से हैं तो अजैविक है, जैविक है और ऊर्जा संघटक है। इसे आप कहते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट और एनर्जी कंपोनेंट। तो जो अजैविक संघटक है उसके अंतर्गत आने वाली चीज़ों के नाम दिए हैं। स्थल है मतलब जमीन, वायु, जंतु और जल, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद जो जैविक संघटक है उसमें पादप, मनुष्य और सूक्ष्म जीवों का नाम दिया है। ऊर्जा संघटक की अगर बात करें तो इसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा दिया है। आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न आपने देखा और इसका बी हो जाएगा, सिर्फ दूसरा वाला इसमें सही है। दूसरे वाले का मतलब यह है कि जो बायोटिक कंपोनेंट के विषय में दे रखा है, जिसमें प्लांट है, ह्यूमन है और माइक्रोब्स हैं, ये सब इसमें आएंगे, तो ये सही है। बाकी दोनों गलत है। आप देखते हैं कि जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं उनके अंदर जीवन तो होता नहीं है। जब जीवन नहीं होता है तो एनिमल उसमें कहाँ से आ जाएंगे, इसलिए पहला वाला गलत है। और उसके बाद जो तीसरा वाला है एनर्जी कंपोनेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा का नाम लिया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें सबसे जो परफेक्ट है वो बी वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। इसमें यह कहा गया कि निम्नलिखित गैसों को उनके वायु में, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वायुमंडल की बात हो रही है, तो वायुमंडल में प्रतिशत के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी यहाँ पर जो ऑर्डर रहेगा आपका वो इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। देखिए, यहाँ गैसों के नाम दिए हैं, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है और हीलियम है। आप जानते हैं कि वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं, गैसों का मिश्रण है और उसमें कुछ ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं और कुछ बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो उसी आधार पर आपको अरेंज करना है बढ़ते क्रम में। देख लीजिए, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हीलियम, इनका क्रम क्या रहेगा। और इसका जो सही इसमें सीक्वेंस है वो सी वाला सही होगा, मतलब पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा, इस क्रम में इसे अरेंज करेंगे। मतलब आप जानते हैं कि नाइट्रोजन सर्वाधिक होता है। इसमें नाइट्रोजन दिया नहीं है, लेकिन आप जो संगठन है उसे जानते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो ये 78.08% होता है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन जो है ये सेकंड पोजीशन पे है, 20.95, मतलब 20.95। 21 लोग लगभग कहते हैं, लेकिन ये टू बी एग्जैक्ट होता है। उसके बाद आर्गन जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। आर्गन का अमाउंट होता है 0.93%। और उसके बाद तब चौथी पोजीशन पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.038% इसका अमाउंट होता है एटमॉस्फेयर में सामान्य तौर पे। और उसके बाद जो अगला पोजीशन है वो नियॉन का है। नियॉन के बाद तब हीलियम है, हीलियम के बाद तब मीथेन है। और उसी क्रम में हमने अरेंज किया है, तो सी वाले को हम चुनते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न को देखें। इसमें 2 स्टेटमेंट हैं और आपको इसमें से जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। तो देख लीजिए, बूंदाबांदी, वर्षा और बर्फबारी ये वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ने से बढ़ जाती है। अगर वायुमंडल में जो ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज कर रही है तो उससे इन घटनाओं में तेजी आएगी, ऐसे दिया है। और उसके बाद जो दूसरा वाला है उसमें आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नाइट्रोजन साइकिल जो होता है उसमें सोलर रेडिएशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। दूसरा वाला तो गलत है, नाइट्रोजन चक्र में सौर विकिरण की इतनी भी क्या आवश्यकता, लेकिन पहला वाला सही है और हमें सही ही चुनना था तो हमने ए को चुना है, केवल पहला। दूसरा गलत क्यों है, देखिए सोलर रेडिएशन की सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है वो अगर देखा जाए तो जल चक्र में होती है, यानी वाटर साइकिल में। पानी का वाष्पीकरण ही नहीं होगा अगर सूर्य की रोशनी नहीं होगी, तो ऐसे में वहीं पर आवश्यक है, और वाष्पीकरण नहीं होगा तो जल चक्र आगे बढ़ेगा ही नहीं। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 4 को देखें। इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है मोटा सा, और वो क्वेश्चन है असल में आपका। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी के कार्बन चक्र में, जो अर्थ का कार्बन साइकिल है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं पहुंचती है, और किस प्रकार के पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। मतलब उन पौधों की वैरायटी या प्रजाति को क्या कहते हैं, ये साथ में पूछा गया है। तो प्रश्न के जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 हिस्से हैं। पहले वाले में तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे कि जो कार्बन साइकिल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ऐड होती है या पहुंचती है, और दूसरे वाले में जो पौधों की प्रक्रिया है उसके बारे में आपको नाम बताना है। देख लीजिए, नीचे दिया हुआ है
ये कार्बनिक पौधों के कार्बनिक पदार्थों तथा उनका जो अपघटन होता है उसके विषय में है, और साथ में परपोषी पौधों के नाम दिए हैं। इसके बाद जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया और स्वपोषी पौधे, ज्वालामुखी का जो प्रोसेस होता है वो, और परपोषी पौधे, या इसमें से कोई नहीं और इनमें से कोई भी और स्वपोषी पौधे, इस प्रकार से दिया है। देखिए यहाँ पर इनमें से कोई भी दिया है और यहाँ पर दिया है नॉन ऑफ दीज। फिलहाल इसे देख लीजिएगा चौथे नंबर के प्रश्न को। इसका करेक्ट आंसर डी ही होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जितने भी प्रोसेस हैं, मतलब जितने भी आप ऊपर देख रहे हैं, चाहे वो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन हो, या जीवधारियों के श्वसन की प्रक्रिया हो, या वॉल्केनिक इरप्शन हो, इन सब से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि मतलब इसमें ऐसा हो कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ना होती हो। तो इसीलिए डी वाला ऑप्शन हम चुनते हैं। और जो यहाँ हिंदी में दे रखा है इसमें आप सही कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर लिखा होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। तो हमने चुना है नॉन ऑफ दीज एंड ऑटोट्रॉपिक प्लांट। ये जो पौधे होते हैं ये स्वपोषी पौधे होते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वही प्रक्रिया है। तो इन्हें ऑटोट्रॉप प्लांट कहा जाता है या ऑटोट्रॉपिक प्लांट कहा जाता है। और इनमें से कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त नहीं होती है। इसके बाद आगे चलते हैं, 5वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर ये कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस का प्रतिशत वायुमंडल में सबसे कम होता है, और निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। पहले तो हमें कम वाली ढूंढनी है, और दूसरे नंबर पर इसी प्रश्न में दिया हुआ है कि कौन सी नहीं पाई जाती है। तो आप जानते हैं कि नोबेल गैस जो होती हैं वो अक्रिय गैस भी कही जाती हैं। उसमें हीलियम से स्टार्ट होता है, और ये जो परिवार होता है ये ऑक्टेट रूल के हिसाब से अपने जो इनका अंतिम कोश यहाँ पे होता है उसके पूर्ण रूप से भरे होने के कारण निष्क्रिय अवस्था में होती है। तो इसमें से आप बताइए। देखिए नियॉन और क्रिप्टॉन दिया है, जेनॉन और रेडॉन दिया है, आर्गन और क्वीसन दिया है, इसके अलावा हीलियम और इसमें से कोई नहीं का विकल्प भी है। तो आपको देखकर बताना है। और ये जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, जेनॉन और रेडॉन जो है यहाँ पे सही पेयर होगा। अगर आप देखें तो जेनॉन का अमाउंट सबसे कम होता है। जेनॉन जो है ये सबसे एकदम नीचे होती है, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा से भी इसकी मात्रा कम होती है। अगर इसे संख्या के तौर पे आप देखें तो 0.0000087 इतनी कम अमाउंट होती है, ये परसेंट है। ठीक, और रेडॉन जो है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 6वें नंबर का क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होती है, अतः इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहा जाता है। और सूर्य की बाहरी सतह पर अत्यंत तापदीप्त गैसें नीचे से गर्म होने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं, जिसे कि सूर्यातप कहा जाता है। उसके बाद देखिए पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सौर ऊर्जा को सौर विकिरण कहते हैं, और पृथ्वी की क्षैतिज सतह पर पहुंचने वाले कुल सौर विकिरण को भूमंडलीय विकिरण कहा जाता है। तो आपको इसमें से जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो चूज करनी है। पूरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 6, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। सूर्य की बाहरी सतह की जो अत्यंत तापदीप्त गैसें हैं वो नीचे से गर्म होने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं, और इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको सूर्यातप नहीं कहते हैं। यहाँ पर इंसोलेशन दे रखा है तो सूर्यातप उसका नाम नहीं है, उसे क्या कहेंगे, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको फोटॉन कहेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। इसका बी वाला गलत था, बाकी सब सही था। इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न में ये कहा गया कि कौन सी किरणें सूक्ष्म तरंग विकिरण में नहीं पाई जाती हैं, यानी माइक्रोवेव रेडिएशन जो होता है उसमें कौन सी जो रेज होती हैं वो नहीं पाई जाती। और सूक्ष्म तरंग विकिरण में पाई जाने वाली जो किरणें होती हैं उनकी वेवलेंथ की रेंज कितनी होती है ये बताना है। तो इसमें देखिएगा गामा रेज दिया है और 400 नैनोमीटर से कम रेंज होती है। उसके बाद पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेज हैं और 400 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ होती है। कॉस्मिक रेज है और 400 नैनोमीटर के इक्वल होता है, या एक्स रे और 200 नैनोमीटर से कम। तो आप जानते हैं कि इसका ए वाला होगा, मतलब जो माइक्रोवेव रेडिएशन होता है उसमें गामा रेडिएशन कहाँ से आ जाएगा। अगर गामा रेडिएशन उसके अंदर होता तो हम लोग माइक्रोवेव ओवन यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि वो एटॉमिक बम की तरह से खतरनाक होता। तो इसमें आप देख रहे हैं ना, गामा रेज वाला जो ऑप्शन है वही सही है। मतलब गामा रेज इसके अंदर नहीं पाई जाती हैं, और इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है सूक्ष्म तरंग विकिरण की वो 400 नैनोमीटर से कम होती है। इसकी रेंज याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 को देखें। यहाँ गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो प्रकाशीय स्पेक्ट्रम के दृश्य स्पेक्ट्रम जिसकी तरंग दैर्घ्य 300 से लेकर 500 नैनोमीटर तक होती है वे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाते हैं। मतलब उन्हें यहाँ पे फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन के तौर पे संबोधित किया जाता है। और उसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि क्षोभ मंडल में स्थित ओजोन द्वारा, क्षोभ मंडल यानी जो ट्रोपोस्फीयर होता है वहाँ पर जो ओजोन परत होती है उसके द्वारा अल्ट्रावायलेट जो वेवलेंथ या रेडिएशन होता है वो तेजी से अवशोषित हो जाता है। और यही कारण है कि केवल जो अल्ट्रावायलेट रेस है उनका थोड़ा सा पार्ट या जो बहुत ही कम हानिकारक भाग होता है वो अर्थ के सरफेस तक पहुँच पाता है।
उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है उसकी तरंग दैर्घ्य 740 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है। तो आपको ये बताना है कि ये जो पूरा प्रश्न है इसके अंदर गलत क्या है। प्रश्न आपने देखा और इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो दूसरा वाला है वो गलत है। ओजोन परत क्षोभ मंडल में कहाँ पाई जाती है? इसका जो अधिकांश हिस्सा है, ये सही बात है कि जो क्षोभ मंडल की सबसे आउटर लेयर होती है, सबसे अपर लेयर होती है, उसमें इसका कुछ पार्ट वेरी करता है, लेकिन अधिकतर इसका जो हिस्सा होता है वो समताप मंडल यानी जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है वहाँ पर होता है। तो ट्रोपोस्फीयर में बहुत ही नॉमिनल होती है, जो इसका मैक्सिमम पार्ट है वो आपका स्ट्रेटोस्फीयर में है। तो इसको हम लोग मोटे तौर पे कहते हैं कि समताप मंडल में पाई जाती है। तो यहाँ जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। बाकी जो है उन पर विचार करिएगा और बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें कौन सा हो जाएगा, देखकर बताइए। इसे अगर देखा जाए, पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर गलत है। सिर्फ दूसरा ही नहीं बल्कि पहले वाले में भी समस्या है। तो आइए देखते हैं कि समस्या क्या है। पहले विकल्प पर निशान लगा लेते हैं। इसका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, सिर्फ थर्ड वाला सही। देखिए, प्रकाशीय स्पेक्ट्रम का जो दृश्य हिस्सा होता है या दृश्य वाला पार्ट होता है, विजिबल लाइट जो होती है, उसकी वेवलेंथ यहाँ गलत दी है। वेवलेंथ जो है वो 300 से 500 नहीं होती है बल्कि 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के इक्वल होती है। 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बराबर होती है और ये प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाता है। मतलब ये जो रेंज होती है इसी से प्रकाश संश्लेषण होता है। और समताप मंडल में जो ओजोन है उसके द्वारा पराबैंगनी तरंग दैर्घ्य का जो विकिरण है उसको अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये सही बात है कि ओजोन परत का कुछ हिस्सा जो है वो ट्रोपोस्फियर में होता है, लेकिन वो बहुत नाम मात्र का होता है। तो हमने ए को चुना है। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर देखिए, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है उसकी वेराइटी दी हुई है। ये भी कई प्रकार का होता है। तो UVA है, UVB है और UVC है। अब इसकी वेवलेंथ यहाँ दे रखी है। इसमें से जो गलत है वो आपको चुनना है। मतलब कोई एक या दो गलत हो सकता है और उसी का चुनाव आपको करना है। तो UVA टाइप का जो रेडिएशन होता है उसमें वेवलेंथ होती है 320 से लेकर 400 नैनोमीटर। UVB टाइप का जो रेडिएशन होता है उसमें वेवलेंथ 280 से 320 के बीच में होती है। UVC टाइप का जो होता है उसमें 100 से लेकर 280 के बीच में वेरी करता है। तो बताइए गलत क्या है? प्रश्न संख्या 9। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। नॉन ऑफ दीज को चुनने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इसमें सभी सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 10वां आपके सामने है और इसमें ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक का अकार्बनिक कारक है और निम्नलिखित में से कौन सा कारक पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक का भौतिक कारक है। मतलब एक तो हमें जो अकार्बनिक कारक है वो ढूंढना है और दूसरा जो है वो अजैविक घटक का भौतिक कारक ढूंढना है। तो आप दोनों देखकर बताइए। यहाँ पर तापमान और जल दिया है, आर्द्रता और मृदा दिया है, वायुमंडलीय गैस और सौर ऊर्जा दिया है, वायुमंडलीय दाब और चट्टाने दिया है। 2 अलग अलग प्रश्न के हिस्से हैं, एक में से अटैच कर दिया है, देखकर बताइएगा। देखिए, इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि एटमॉस्फेरिक गैस और सोलर जो रेडिएशन होता है या एनर्जी होती है वो इसमें परफेक्ट होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, 11वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं के वर्गीकरण से संबंधित गलत विकल्प का आपको चयन करना है। आप जानते हैं कि इसमें जो कंज्यूमर्स हैं उनकी वैरायटी है, मतलब उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में ये बटे हुए हैं। और जो यहाँ पे प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं, उनको खाने वाले और उन्हीं के सहारे अपना जीवन यापन करने वाले जो उपभोक्ता होते हैं वो प्राथमिक होते हैं, मतलब प्राइमरी होते हैं। और उसके बाद जो प्राइमरी वाले होते हैं उनका भोजन करने वाले या उन्हें मारकर खाने वाले ये द्वितीयक होते हैं। और द्वितीयक वाले जो होते हैं वो वनस्पतियाँ भी खाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मांस खाकर जिंदा रहते हैं, उसके अलावा उन्हें पौधों की भी आवश्यकता होती है। और जो इसमें टर्शियरी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मांस के उपभोक्ता होते हैं और वो सर्वोच्च कहलाते हैं। इस प्रकार से होता है। तो पूरी फूड चेन आपने पढ़ी होगी। अब यहाँ पर दिया है तो इसे देखिए। जो प्राइमरी कंज्यूमर है इसमें गोट और रैबिट का नाम दिया है, मतलब बकरी और खरगोश शाकाहारी है। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता यानी जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसमें सांप और भेड़िया है। जो टर्शियरी है उसमें बाज और बाघ, मतलब बाज पक्षी के तौर पे और बाघ जो है वो चौपाए के तौर पे। तो आप जरा बताइए इसमें से गलत क्या है? प्रश्न आपने देखा और इसमें भी कुछ भी गलत नहीं है। आप जानते हैं सभी सही है। मतलब अगर पक्षियों के क्षेत्र में देखा जाए तो बाज जो है वो एकदम से मांसाहारी होता है, उसको आप फल खिलाएंगे तो नहीं खाएगा। तो उसे सिर्फ और सिर्फ मांस की आवश्यकता होती है और वो सर्वोच्च उपभोक्ता के तौर पे एक खाद्य श्रृंखला में देखा जाता है। वही हाल बाघ का भी है। बाघ जो है वो दूध रोटी तो खाता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा मांस खा लेगा और थोड़ा सा घास चराएगा, उसे टोटल मांस ही चाहिए खाने के लिए। तो ऐसे में ये लोग जो हैं ये तृतीयक श्रेणी वाले में आते हैं। और आप देख रहे हैं कि द्वितीयक उपभोक्ता जो है वो सांप और भेड़िए हैं, ये कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है। और इसमें मनुष्य भी आ जाता है। उसके बाद प्राइमरी जो यहाँ पे कंज्यूमर है उसकी अगर बात की जाए तो उसमें बकरी और खरगोश है जो कि सिर्फ और सिर्फ शाक खाते हैं, यानी घास फूस। इसे हमने देखा, इसका डी वाला हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं है। 12वें नंबर के प्रश्न को देखें।
यहाँ पर मृतोपजीवी या जो मृतजीवी होते हैं उनके विषय में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो ये मुख्यतः बैक्टीरिया या कवक होते हैं, मतलब इनकी जो प्रजातियां हैं वो या तो बैक्टीरिया होंगी या कवक होंगी, और ये पोषण के लिए सिर्फ अपरद पर निर्भर करते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन पर निर्भर करते हैं। ये अपने शरीर से मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम उत्सर्जित करते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये सड़ा गला जो मांस या पदार्थ होता है उसको डायरेक्टली खा लेते हैं। नहीं, ये डायरेक्ट नहीं खाते हैं, पहले उसके ऊपर एक जो एंजाइम होता है उसका उत्सर्जन करते हैं, और उसके बाद क्या होता है तो वो दिया हुआ है कि इन मृत अवशेषों के बाह्य श्वसकीय पाचन से सामान्य कार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है, जिनका कि अपघटकों के द्वारा उपभोग किया जाता है। जब ये एंजाइम उसके ऊपर छोड़ देते हैं तो उसके बाद उसके जो जटिल कार्बनिक अणु हैं वो सरल कार्बनिक अणुओं में टूटना प्रारंभ हो जाते हैं। ये प्रकृति का प्रोसेस होता है, प्रकृति इसे खुद बैलेंस करती है, और जब ये सरल कार्बनिक अणुओं में टूटना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसका भक्षण ये लोग करते हैं, मतलब ये मृतोपजीवी करते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। आपको ये बताना है कि इसमें से गलत क्या है। 12वें नंबर का पूरा प्रश्न आपने देखा, और इसे अगर देखा जाए, यहाँ पर जो चीज़ें दी थी उसे तो हमने देख लिया, लेकिन ये सही है या नहीं ये आपको अभी तय करना है। इसका सी हो जाएगा, पहला और तीसरा। ठीक है, पहला और तीसरा ये दोनों इसमें गलत है। कैसे गलत है? यहाँ अगर आप देखें तो पहले वाले सेंटेंस में कुछ खास खराबी नहीं है, लेकिन यहाँ जो केवल शब्द दे दिया है इसी वजह से ये थोड़ा सा मिस्टेक वाला है। मतलब केवल ये अपरद पर निर्भर करते हैं ऐसा नहीं है। फंगी जो है वो, यानी जो कवक होते हैं वो तो एक सामान्य भोजन पर भी लग जाते हैं, तो वो अपरद थोड़े ना है। तो ऐसे में आप एकदम से नहीं कह सकते कि ये केवल अपरद पर निर्भर करते हैं। हाँ, ये अपरद के अपघटन का काम करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो पहला वाला इसलिए गलत है। केवल शब्द जो है वो एकदम एक्सट्रीम कंडीशन है और एक्सट्रीम यहाँ पर नहीं लेना है। और तीसरा वाला तो सामान्य रूप से आपको दिखाई दे रहा है गलत है। मतलब ये जो कार्बनिक पदार्थ लिख दिया है इसकी जगह क्या होगा, अकार्बनिक पदार्थों का जो उत्सर्जन होता है उसको ये अपना आहार बनाते हैं। यहाँ पर कार्बनिक दे दिया है और इसीलिए गलत है। तो पहला तीसरा गलत है, हमें गलत ही चुनना था और हमने सी को चुना है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 13वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। देखिए 13वें प्रश्न में 2 स्टेटमेंट है, सही का चुनाव आपको करना है। तो पारितंत्र की उत्पादकता को कुछ जैविक कारक जैसे कि वर्षा की मात्रा, मृदा की प्रकृति और जलवायु प्रभावित करती है। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि सूर्यातप में कमी पारितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता दोनों में कमी लाती है, और इसी कारण से निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर सामान्यतः पारितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता कम हो जाती है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से सही क्या है। 2 स्टेटमेंट आपने देखे और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि ओनली सेकेंड, केवल दूसरा वाला। ठीक है, सूर्यातप में कमी जो है वो पारितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता दोनों में कमी लाती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही तो एनर्जी का मेन सोर्स है, तो ये कमी लाएगा। लेकिन पहला वाला गलत है। पहला वाला इसलिए गलत है क्योंकि पारितंत्र की उत्पादकता को कुछ अजैविक कारक जैसे कि वर्षा की मात्रा, मृदा की प्रकृति, जलवायु, ये सब प्रभावित करते हैं, और यहाँ दिया हुआ है उन सबको जैविक बता दिया है। मतलब ये जितने भी कारक हैं इनको जैविक बता दिया है, तो इसलिए पहला वाला गलत है। प्रश्न सरल था, इसमें आराम से चुना जा सकता था। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न को देखें। पारिस्थितिकी तंत्र के नियमों से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। 3 ही स्टेटमेंट इसमें है और इसमें से सही आपको देखना है। तो पहला वाला ये कहता है कि बढ़ते पोषक स्तरों में ऊर्जा का प्रगामी क्षय होता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जो न्यूट्रिशन लेवल है वो इंक्रीज करता है, आगे हम बढ़ते हैं, वैसे वैसे ऊर्जा का प्रगामी क्षय होता है। और पिछले पोषण स्तर या पोषक स्तर से जीवों में 15% ऊर्जा ही आगे जा पाती है, यानी ट्रांसफर हो पाती। 15%, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बढ़ते पोषक स्तरों में श्वसन द्वारा ऊर्जा का सापेक्षिक ह्रास होता है, मतलब वो बढ़ जाता है। और किसी निश्चित पोषक स्तर के जीवों और ऊर्जा के मौलिक स्रोतों के बीच में दूरी जितनी ज़्यादा होगी, भोजन के लिए समान पोषण स्तर पर उन जीवों की निर्भरता भी उतनी ही कम होगी। ऐसे करके इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आपको इसमें से जो सही है उसका चुनाव करना है, देख लीजिए। और इसे अगर देखा जाए तो इसका जो स्टेटमेंट है दूसरा और तीसरा दोनों सही है। बढ़ते पोषक स्तर के साथ साथ ऊर्जा का प्रगामी क्षय होता है, और वही चीज़ यहाँ भी है। तो सापेक्षिक ह्रास क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो दूसरा तीसरा सही है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई विकल्प नहीं है जिसमें कि हम दूसरे और तीसरे को एक साथ चुन सकें। तो एक होना चाहिए था। इस प्रश्न में हल्की सी गड़बड़ी है, यहाँ पे दूसरा और तीसरा दोनों सही होगा। ठीक, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। अब यहाँ ये जानना चाहिए कि गलत क्यों है। तो आप जानते हैं कि ये 10% वाला रूल होता है। 10% रूल आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा। मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर में जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो वहाँ पर सिर्फ ऊर्जा का 10% ही प्राप्त हो पाता है। बाकी जो 90% ऊर्जा है वो व्यय हो जाती है, मतलब व्यर्थ चली जाती है। तो ऊर्जा का बहुत बड़े पैमाने पर ह्रास होता है। पहला वाला जो है उसमें 15 नहीं होगा बल्कि 10 होगा, बाकी दोनों सही। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखिए, 15वें को। पारिस्थितिकी कर्मता यानी जो यहाँ पर इकोलॉजिकल नीचे होता है या नीचे होता है, उसके बारे में गलत विकल्प का आपको चयन करना है।
3 स्टेटमेंट है। पारिस्थितिकी कर्मता किसी खास प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका और स्थिति को संदर्भित करती है। दूसरे वाले स्टेटमेंट में कहा गया कि इसके अंतर्गत प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की प्रकृति और उनके उपयोग के तरीकों एवं समय तथा उस प्रजाति की अन्य प्रजातियों के साथ जो अंतरक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है, उसको सम्मिलित किया जाता है। और पारिस्थितिकी कर्मता की संकल्पना को वर्ष 1917 में जोसेफ ग्रीनेल ने प्रतिपादित किया था। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत क्या है। 3 स्टेटमेंट आपने देखे और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें कुछ भी तो गलत नहीं है, जितने हैं वो सब के सब सही हैं और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। सभी सही है, कुछ भी गलत नहीं। 16वें नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र के जलीय पारितंत्र के अंतर्गत नहीं आता है? प्राकृतिक पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, ये आपको इसमें से बताना है। तो अलवणीय जलीय पारितंत्र और 4 मतलब कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? वन, घास के मैदान, मरुस्थल और टुंड्रा, ऐसे दिया है। उसी प्रकार से सागरीय पारितंत्र और 3 भाग मतलब 3 भाग कौन कौन से? तो वन, घास के मैदान और मरुस्थल। उसके बाद संक्रमणकालीन पारितंत्र को देखें तो उसमें दिया है और 3 भाग दिए हैं। 3 भाग फिर से वही, लेकिन वन, घास के मैदान और टुंड्रा का नाम दिया है। और लास्ट में कहा गया है कि नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। और 4 भाग, 4 भाग कौन कौन से? तो फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है और टुंड्रा है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर होगा। और 16वें का डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज और 4। ठीक, इसमें अगर आप देखें तो जो प्राकृतिक पारितंत्र होता है उसके जलीय पारितंत्र के भागों में अलवणीय जलीय पारितंत्र होता है, सागरीय पारितंत्र होता है, संक्रमणकालीन पारितंत्र होता है। और जो प्राकृतिक पारितंत्र के स्थलीय पारितंत्र होते हैं उसको हम लोग 4 भागों में बांटते ही हैं। 4 भाग कौन कौन से? वन, घास के मैदान, मरुस्थल और टुंड्रा, इस प्रकार से। तो कुल मिलाकर इसका डी सही है। और आगे चलते हैं। यहाँ पर ये पूछा गया था ना कि नहीं आता है, मतलब इन पारितंत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ तीनों ही आते हैं, तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि न आए, इसीलिए हमने डी को चुना है। 17वें नंबर के प्रश्न को देखें। वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक तत्व नहीं है और निम्नलिखित में से कौन से कारक वनस्पति के वितरण को निर्धारित करते हैं? 2 अलग अलग प्रश्न के हिस्से हैं, आपको इसको कंबाइन करके देखना है और इसमें से नीचे जो विकल्प दिए हैं उसको तलाशना है। तो तापमान और दोनों मतलब जलवायु और मृदा की उर्वरता, जलवायु दोनों जलवायु और मृदा का स्वरूप, उसके बाद ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता और बोथ एवरेज एनुअल रेनफॉल और नेचर ऑफ सॉयल, या डी वाला दिया हुआ है कि सॉयल और नॉन ऑफ दीज। तो आप बताइए। और 17वें का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, क्लाइमेट एंड बोथ क्लाइमेट एंड नेचर ऑफ सॉयल। ये वाला जो ऑप्शन है ये परफेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप जानते ही हैं कि जलवायु और मृदा का जो स्वरूप होता है वो वनस्पति का वितरण डिसाइड करता है। कोई भी पौधा या किस वनस्पति जो है वो किस प्रकार की उगेगी, उसकी जो गुणवत्ता है वो कैसी होगी या कौन सी प्रजाति होगी, कहाँ पर किस प्रजाति के वृक्ष ज़्यादा पाए जाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और साथ ही साथ वहाँ की सॉयल कैसी। और उसके साथ साथ जो वन पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जो अनिवार्य तत्व होते हैं, तापमान होता है, आर्द्रता होता है और उसके अलावा मृदा, ये 3 चीज़ें वहाँ पे सबसे कंपलसरी होती है। इसे हमने देखा, इसका बी वाला हो जाएगा। उसके बाद 18वें नंबर के प्रश्न में चलते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित सही यहाँ पे माफ कीजिएगा गलत विकल्प का आपको चयन करना है। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है यानी यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात हो रही है, उससे संबंधित जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। तो पहले स्टेटमेंट में ये कहा गया कि इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है। इन क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है जो कि कृषि की दृष्टि से उपजाऊ नहीं होती है। निच्छालन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है यानी लिंचिंग की जो प्रक्रिया है, और इससे पोषक तत्व मृदा का जो एकदम से नीचे वाला लेवल होता है, निचला स्तर होता है, वहाँ पर चले जाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में ये जो जंगल होते हैं मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनको सेल्वास कहा जाता है। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा गलत है। ऊपर वाला साफ साफ दिखाई दे रहा है गलत है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी तभी इस प्रकार के जंगल उगेंगे, यहाँ तो कम लिखा है, तो पहला गलत है। बाकी जो है उन्हें देख लीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि पहला और तीसरा दोनों गलत है, ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। सिर्फ इसमें सही कौन सा है, दूसरा वाला, लेकिन हमें खोजना था गलत और इसीलिए हम सी का चयन करते हैं। अच्छा, तीसरा वाला गलत क्यों है? देखिए, जो ये जंगल है मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनको दक्षिण अफ्रीका में सिल्वास नहीं कहा जाता है, बल्कि ये वाला जो संबोधन है ये इनका साउथ अमेरिका में है। मतलब दक्षिण अमेरिका में जो ब्राज़ील है वहाँ पे ये जंगल सेल्वास कहे जाते हैं। वहाँ भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार है, अमेजन के जंगल आपने सुने ही हैं, तो वहाँ पर इन्हें सेल्वास कहा जाता है। ये कुछ हमने देखा और दूसरा वाला सही है, लेटेराइट मिट्टी है और इसमें पोषक तत्व एकदम से निचले जो स्तर होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसके बाद 19वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें 3 स्टेटमेंट है। उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं जो कि एक खास मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उनके बारे में आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि इन वनों के पौधे सामान्यतः शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो।
और इन पौधों में या इन वनों में औसत जो वर्षा है वो सदाबहार वनों की अपेक्षा कम होती है। उसके बाद ये जो वृक्ष होते हैं, मतलब इन जंगलों में पाए जाने वाले जो वृक्ष होते हैं, उसमें सागौन, शीशम, साल, महोगनी, ये सब प्रमुख हैं। तो आप देख कर बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। यहाँ पर बात हो रही है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब यह है कि पहला दूसरा तो सही है, लेकिन जो तीसरा वाला है वही गलत है। पहला सही है, दूसरा सही है। मतलब गर्मी का मौसम जब आता है तो आप जानते हैं कि पत्तियों के सहारे वाष्पोत्सर्जन होता है, तो जितनी ज़्यादा मात्रा में पत्तियां पौधे में रहेंगी उतना ज़्यादा उसमें से पानी निकल जाएगा, और पानी निकल जाएगा तो वहाँ पे फव्वारा लेकर कोई बैठा तो है नहीं, तो पानी का इंतजाम पौधे को खुद ही करना है, और पानी की कमी है गर्मी के मौसम में, तो वो चालाक होते हैं, वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और छोटी छोटी नई नई पत्तियां आ जाती हैं जो कि कम पानी खर्चा करती हैं, वो पानी की उतनी ज़्यादा कंज्यूमिंग नहीं करती हैं। तो ऐसे में फ़ायदा पौधे को होता है, पानी बचा रहता है। और ये वाला आप देख रहे हैं कि यहाँ औसत वर्षा जो है वो सदाबहार वनों की अपेक्षा कम होती है। यही कारण तो है कि इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, पानी का अभाव। सदाबहार वनों के पास पानी की कोई कमी नहीं होती है, वर्षा एकदम लगभग रोज ही होती है, तो ऐसे में उन्हें पत्तियां गिराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और उनकी जो हरियाली है वो हमेशा बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि पत्तियां गिरती ही नहीं है, लेकिन वो हमेशा हरी रहती है। ये आपने देखा। तीसरा वाला इसमें गलत है। तीसरा वाला इसलिए गलत है क्योंकि महोगनी जैसा जो पेड़ होता है ये सदाबहार वनों का हिस्सा है, मतलब यहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी तभी इस प्रकार के जो पेड़ हैं वो उग जाएंगे। महोगनी ऐसा नहीं है कि मैदानी क्षेत्र में उगाया नहीं जा सकता, उगेगा वहाँ भी, लेकिन उतना बेहतर नहीं होगा। तो जहाँ का ये नेटिव है वो क्षेत्र 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा ग्रहण करता है, तो तीसरा वाला इसीलिए गलत है। ठीक, और पहला दूसरा सही है। इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न को देखें। यहाँ देखिए स्थान दिया है और घास के मैदान दिए हैं, तो अलग अलग लोकेशन के हिसाब से जो ग्रासलैंड होते हैं उनके डिफरेंट टाइप के नाम होते हैं और उन नामों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टेपीज है, सवाना है, पंपास है। स्टेपीज जो है इन्हें ब्राज़ील में कहा जाता है, मतलब घास के मैदानों को, और सवाना जो संबोधन है वो दक्षिण अफ्रीका का है। पंपास जो है वो उत्तरी अमेरिका में कहा जाता है। ये दिया हुआ है, अब आप बताइए सही क्या है। देखिए इसमें कुछ भी सही नहीं है, सब के सब तो उल्टे पुल्टे दिए हुए हैं। नॉन ऑफ दीज को चुन लीजिए। और इसमें देखिए स्टेपीज जो है ये यूरेशिया का संबोधन है, यूरेशिया वाला जो हिस्सा है वहाँ पे इनको इस नाम से पुकारा जाता है। सवाना जो है ये अफ्रीका में कहा जाता है, और पंपास जो है ये साउथ अमेरिका में कहा जाता है। ये इस प्रकार से। इसके बाद 21वें नंबर के प्रश्न को देखें। यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर जो होता है ये अल्ट्रावायलेट लाइट उसके आगे लिखा हुआ है। वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ओजोन होल ये कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब किसका संबंध किससे है ये जोड़कर बताया है। आप ये बताइए इसमें गलत कौन सा है। तो इसका दूसरा तीसरा गलत है, इसलिए हम बी वाले को चुनते हैं। ये दोनों गलत है, ये उल्टा दे दिया है। कहने का मतलब ये कि वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि इसके अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। सूर्य का जो पार्थिव विकिरण होता है, मतलब यहाँ पे जो लौटाने वाला विकिरण होता है, पूरे दिन भर पृथ्वी सूर्य से प्रकाश या गर्मी को प्राप्त करती है और रात में उसे रिलीज करती है वापस अंतरिक्ष की ओर। लेकिन बीच में यहाँ पर एक ग्रीन हाउस गैसेस का मफलर या कंबल पाया जाता है जो कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। तो इसका परिणाम ये होता है कि कुछ मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो इस टेम्परेचर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, मतलब ये जो पार्थिव विकिरण है इसको अपने अंदर सोख लेती हैं और बाकी जो है उसको बाहर कर देती हैं। तो इससे पृथ्वी के तापमान में एक समानता बनी रहती है। नहीं तो पता लगेगा कि दिन में एकदम बढ़िया धूप निकली है और रात में बर्फ जम गई, क्योंकि जितना तापमान ग्रहण किया था पृथ्वी ने उतना लौटा दिया रात में, तो जीरो हो गया, लेन देन बराबर, मतलब जीरो यहाँ पे पूरा अमाउंट हो गया ऐसा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और ओजोन छिद्र किस वजह से होता है तो आप जानते हैं कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC इस वजह से होता है। तो ये वाला है, गलत चुनना था इसलिए हमने दूसरे तीसरे को चुना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर कुछ हरिकेन के नाम दिए हुए हैं, तो इसमें कैटरीना है, सैंडी है, विल्मा है और रीटा है। अच्छे अच्छे नाम हैं, तो इन तूफानों के नाम बहुत अच्छे रखे ही जाते हैं। आप ये बताइए इसमें ऑड क्या है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है ये जो सैंडी है ये इन सबसे डिफरेंट है। कैसे? तो हरिकेन कैटरीना, विल्मा और रीटा, ये तीन जो हरिकेन आपको दिखाई दे रहे हैं ये तीनों 2005 में आए थे। ठीक है, ये वाला मतलब कैटरीना, विल्मा और रीटा ये 2005 के हैं, इनकी डेट याद रखिएगा। और सैंडी को अगर देखा जाए तो ये बाद का है, 2012 का, ये अलग से है। तो इसमें ऑड ये डेट के हिसाब से है, इसे हमने देखा। बी वाले को चुनते हैं, आगे चलते हैं। 23वें नंबर के प्रश्न को देखें। यहाँ पर कुछ दिवस दिए हुए हैं और उन्हें आपको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब यहाँ जो आपका ऑर्डर होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा और आपको यहाँ जो तारीखें मनाई जाती हैं, मतलब जिस तारीख को ये दिवस मनाए जाते हैं उस तारीख के आधार पर अरेंजमेंट करना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस है, विश्व वानिकी दिवस है, विश्व ओजोन दिवस है। आप बताइए इनका अरेंजमेंट कैसे होगा। और इसका ए वाला सबसे परफेक्ट है, मतलब तीसरा, पहला, दूसरा, और उसी हिसाब से इसे व्यवस्थित करेंगे। मतलब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है वो 21 मार्च
यानी 21 मार्च को होता है, और वर्ल्ड ओजोन डे ये 16 सितंबर को होता है। ऐसे इसको देखते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, 24 को देखें। अरेंज द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट डेज इन असेंडिंग ऑर्डर। पीछे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, अभी हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बेस ऑन डेट ऑफ देयर सेलिब्रेशन, मतलब उनके सेलिब्रेशन की जो तारीखें हैं उसी को बेस बनाना है। तो यहाँ फिर से दिया है वर्ल्ड टॉयलेट डे यानी विश्व शौचालय दिवस, इसके बाद वर्ल्ड टोबैको प्रिवेंशन डे यानी विश्व तंबाकू निरोध दिवस, और अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस। आप अरेंज करके देखिए, इनको याद रखिएगा कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसे अगर देखा जाए तो इसका जो सही अरेंजमेंट है वो सी वाला सही है, मतलब तीसरा, दूसरा और पहला, ये इसको क्रम से रखेंगे। मतलब विश्व शौचालय दिवस जो है ये 19 नवंबर को मनाया जाता है, इसकी जो डेट है वो 19 नवंबर है। उसी हिसाब से तंबाकू निषेध दिवस को अगर आप देखें तो ये 31 मई को मनाया जाता है, और पृथ्वी दिवस को आप जानते ही हैं कि ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये इसका क्रम है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। यहाँ ये कहा गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये नई दिल्ली में है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की स्थापना 5 जून 1994 यानी 1994 को की गई थी। अब आप बताइए सही क्या है। 3 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। देखिए इसका सिर्फ ए वाला सही है, ए वाला ही सही है, बी और सी दोनों गलत है। ये दोनों गलत है। कैसे गलत है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसकी लोकेशन जोधपुर राजस्थान में है, और यहाँ दिया हुआ है, यहाँ आप देख लीजिए हैदराबाद, और इसीलिए ये गलत है। उसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें आप देख रहे हैं कि बताया गया है 5 जून 1994, जबकि 5 जून 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। तो डेट गलत दी है, इसीलिए हम सिर्फ पहले वाले को चुनते हैं जो कि सही है। इसके बाद 26 को देखिए, इसमें 2 स्टेटमेंट है। रियो अर्थ समिट 1992 के हिसाब से या उसके दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई, और वैश्विक पर्यावरण सुविधा जैव विविधता पर अभिसमय के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है। तो आप ये बताइए सही क्या है इसमें से? 26 ए वाला हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि केवल पहला, मतलब रियो अर्थ समिट 1992 के बारे में जो दिया है ये सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है ये गलत है। कैसे? देखिए रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, इसमें वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना हुई थी, और वैश्विक पर्यावरण सुविधा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के तहत जो अल्प विकसित देश हैं उनको अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है। ये पूरा डाटा है। इसे हमने देखा, इसका ए वाला सही था। उसके बाद 27 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रियो 20 घोषणा पत्र जो है इसका शीर्षक था द फ्यूचर वी सी, ऐसे दिया है। उसके बाद रियो +5 सम्मेलन जो है ये 1992 का है। रियो +10 का जो समय है वो 2002 है, और रियो +20 का जो समय है वो 2010 है। आपको इसमें बताना है कि सही क्या है। इसका मतलब ये है कि 3 इंफॉर्मेशन गलत है और 1 सही है। और सही कौन सा है? सी वाला है। सी का मतलब ये हुआ कि रियो +10 का जो यहाँ पे दिया है वो सही। देखिए पहला वाला जो शीर्षक है वो गलत है, द फ्यूचर वी वांट ये होना चाहिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है द फ्यूचर वी सी, पहला गलत हो गया। रियो +5 की बात करें तो वो 1997 का है, यहाँ 1992 दिया हुआ है। रियो +10 ये सही है, इसे हमने देखा ही। और रियो +20 को अगर आप देखें तो ये 2010 नहीं बल्कि 2012 का समय होगा, यहाँ पे देखिए। तो इसीलिए सी वाला सिर्फ इसमें सही है। इसके बाद 28वें नंबर के प्रश्न को देखें तो इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके बारे में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो यह कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु शहर में अवस्थित है, पहला इसका दिया है। दूसरे वाले में कहा गया कि इसकी स्थापना वर्ष 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में वाटर सप्लाई, सीवेज प्लान और इससे संबंधित बीमारियों, औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में शोध और विकास के लिए की गई थी। और इसकी 3 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं, और प्रयोगशालाएं कहाँ कहाँ पे हैं? तो मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद। आप ये बताइए इसमें से गलत क्या है। प्रश्न आपने देखा 28, और 28 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि पहला और तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा इसमें यहाँ पर गलत विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। अगर सही जानकारी देखना चाहे तो जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है ये महाराष्ट्र राज्य में है, नागपुर शहर में अवस्थित है इसकी लोकेशन, और 5 क्षेत्रीय इसकी प्रयोगशालाएं हैं। 5 रीजनल लेबोरेटरीज हैं, जिसमें कि चेन्नई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, उसके अलावा कोलकाता और मुंबई, 5 यहाँ पे हैं, उनको याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त जो दूसरा वाला है वो इसमें सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसमें यह कहा गया कि 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन, ये जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। और उसके बाद जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि 17 मार्च 1951 को विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आता है, मतलब बाद में इसी को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और उसके बाद जो थर्ड वाला दिया है उसमें कहा गया कि इसका मुख्यालय ग्लांड में है, ग्लांड मतलब स्विट्जरलैंड में है। तो आप बताइए गलत क्या है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा।
ठीक है, सी का मतलब ये हुआ कि केवल तीसरा वाला गलत है, बाकी सब सही है। इसका मुख्यालय अगर देखा जाए तो है तो स्विट्जरलैंड में ही, लेकिन स्विट्जरलैंड में कहाँ पे है? ग्लांड में नहीं है, जिनेवा में है। ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड का बॉर्डर है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे देखें, ये थर्ड वाला हो जाएगा, गलत चुनना था, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले दोनों सही हैं। इसके बाद 30वें नंबर के प्रश्न को देखें, सही विकल्प का आपको चयन करना है। 3 स्टेटमेंट है। पहले वाले में ये कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय ओस्लो यानी नॉर्वे में स्थित है और इसकी जो वर्तमान कार्यकारी निदेशक है उनका नाम इंगर एंडरसन है। ये नाम दिया है, तो आप बताइए सही क्या है इसमें से। प्रश्न संख्या 30 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि पहला और तीसरा सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है ना, ये वाला, यही गलत है। पहला सही है, तीसरा सही है, लेकिन जो हेडक्वार्टर की लोकेशन दे रखी है वो गलत है। इसका हेडक्वार्टर एक्चुअली है कहाँ पे बताइए? तो इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। नैरोबी का मतलब समझ रहे हैं, केन्या की बात हो रही है, और यहाँ दिया हुआ है नॉर्वे, इसीलिए दूसरा वाला गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, गलत विकल्प का चयन करना है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण का गठन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया जाता है और इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था। तो आप बताइए गलत क्या है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 31 पूरा आपके सामने है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों गलत हैं, इसमें कोई भी सही नहीं है। सही ये है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण जो है उसका गठन वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। यहाँ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB का नाम दे रखा है और उसके बाद इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था। यहाँ पे 1986 दिया हुआ है, तो इसीलिए ये गलत है और इसमें हमें गलत ही चुनना था, तो हमने सी को चुना है। इसके बाद 32 को देखें, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में 1986 में पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के तौर पे भी देखा जाता है, यानी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के तौर पे भी इसको देखा जाता है। और भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 257 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था। तो इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। देख लीजिए और बताइए। इसका ए हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि पहला और दूसरा इसमें सही है, लेकिन जो तीसरा वाला है वो गलत है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान का जो अनुच्छेद 253 था, यहाँ कितना दिया है? 257 दिया है, इसीलिए गलत है। 253वें नंबर का जो अनुच्छेद था उसमें उसी के प्रावधानों के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 वाला है इसको पारित किया था। ये बहुत ही भयंकर त्रासदी थी, मतलब रातों रात बहुत सारे लोग मौत की नींद में सो जाते हैं, सोए रहते हैं और सोए ही रह जाते हैं और चेतावनी दी जाती है और इसके तुरंत बाद ही गैस को रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद 33 को देखते हैं। 33 में ये कहा गया कि गलत विकल्प का चयन कीजिए। 2 स्टेटमेंट हैं टोटल। पहले वाले में ये बोला जा रहा है कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया था और दूसरे वाले में ये कहा गया कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के अधीन की गई थी। तो आपको ये बताना है कि गलत इसमें से कौन सा है। 33 को आप पूरा देख रहे हैं। देखिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सब के सब जो है वो सही है, इसीलिए हम नॉन ऑफ दीज को चुनते हैं। इसके बाद 34 को देखें। इसमें यह कहा गया कि ओवर अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर हार्मफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब अति नगरीकरण और औद्योगिकरण जो है ये निम्नलिखित में से किसके लिए हानिकारक है। और उसके साथ साथ ये दिया है कि फ्रॉम व्हेन द इकोमार्क सर्टिफिकेट इज बीइंग पब्लिश्ड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मतलब इकोमार्क प्रमाण पत्र जो है वो कब से भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। ये 2 अलग अलग प्रश्न है और नीचे विकल्प दिया है। तो संतुलित विकास और 1990, पर्यावरण और पारिस्थितिकी संरक्षण 1986, इसके बाद जैव विविधता संरक्षण 1992 और उपरोक्त सभी 1991। मतलब अति नगरीकरण और औद्योगिकरण का नुकसान कहाँ पर दिखाई देता है, पहले तो हमें यही देखना है। प्रश्न को देख लीजिए और बताइए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब ये है कि उपरोक्त सभी जितने भी यहाँ पे प्रभाव दिखाई दे रहे हैं संतुलित विकास के लिए हानिकारक है। मतलब बहुत ज़्यादा अगर अर्बनाइजेशन होगा तो उसके बाद प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा, तो विकास संतुलित नहीं रह जाएगा, तो उसको ये नुकसान पहुंचाता है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी को तो शर्तिया नुकसान पहुंचाता है, उसके संरक्षण को धक्का पहुंचता है और जैव विविधता का भी जो संरक्षण है उसमें भी नुकसान पहुंचता है। तो ये तीनों ही यहाँ पर शामिल है और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं और इसकी इकोमार्क प्रमाण पत्र की जो डेट है वो 1991 है, इसीलिए हम डी वाले को चुनते हैं। इसके बाद 35 को देखें तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है। जल प्रिय पौधे यानी वाटर लविंग प्लांट्स जो हैं वे इस प्रकार के पौधे हैं जो कि दलदली भूमि में या तालाबों के किनारे पाए जाते हैं। जलवायु की आर्द्रता बढ़ जाने पर इनका क्षरण होने लगता है, ये बात है। और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि ग्रीन डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी
इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड, ये एक बुक का नाम है। तो इस बुक को WM एडम्स के द्वारा लिखा गया है और इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो 1990 में प्रकाशित हुआ था। आप ये बताइए इसमें से गलत क्या है? प्रश्न को आपने देखा, इसका सिर्फ पहला वाला गलत है, ओनली फर्स्ट, ठीक है। दूसरा वाला गलत, इसमें दूसरा वाला जो है वो सही है। गलत विकल्प की तलाश करनी थी तो हमने सिर्फ पहले वाले को चुना है। अच्छा, देखते हैं कि पहला वाला गलत क्यों है। देखिए, वाटर लविंग प्लांट वो होते हैं जो कि दलदली भूमि और तालाबों के किनारे पाए जाते हैं और जलवायु की आर्द्रता कम होने पर इनका क्षरण होने लगता है। यहाँ पर क्या लिखा है? जलवायु की आर्द्रता बढ़ने पर इनका क्षरण होने लगता है। तो आर्द्रता की ही तो इनको आवश्यकता होती है, अगर आर्द्रता बढ़ती है तो इससे तो ये और खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये उल्टा दे रखा है, इसीलिए पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही। इसके बाद 36 को देखते हैं। किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 17 से 24 वर्ष के 15,000 युवाओं को नियुक्त करने के उद्देश्य से ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया है? ये पहले की बीती हुई बात है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे नाम दिया है, मसानोबु फुकुओका प्राकृतिक कृषि के खोजकर्ता थे और वह किस देश से संबंधित थे, ये आपको बताना है। इसमें दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में देश का नाम ही आपको चुनना है, पेयर दिया हुआ है, बताइए कौन सा होगा। और 36 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया और जापान पर्यावरण संरक्षण के लिए यहाँ जो पहल है वो किसके द्वारा है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और ये जो मसानोबु फुकुओका है, इनका नाम वैसे भी आप गेस कर सकते हैं, जापानी है। इसके बाद आगे चलते हैं, 37 को देखते हैं। पलाची माड़ा, ये जो शब्द है मतलब स्थान का नाम है, जो कि पर्यावरण की अपार क्षति के कारण सुर्खियों में आया था। ये भारत के किस राज्य में स्थित है, पहले तो आपको ये बताना है। और भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने इसराइल के साथ सहयोग करके, मतलब उसके साथ कोऑपरेशन करके 21 अप्रैल 2001 को एक समझौते के अंतर्गत हरित गृह कृषि की शुरुआत की है या प्रारंभ किया है, मतलब ग्रीन हाउस फार्मिंग जो है उसको स्टार्ट किया है। ये दिया हुआ है, आप देखकर बताइए इसमें से राज्य कौन कौन सा होगा। आंध्र होगा, हरियाणा होगा, या फिर कर्नाटक और पंजाब होगा, या तमिलनाडु और हरियाणा होगा, या फिर केरल और पंजाब होगा, देख लीजिए। और 37 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी वाला हो जाएगा, केरला और पंजाब। ये जो पलाची माड़ा है ये कहाँ पे है? केरला में है। और ये हरित गृह कृषि की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो ये पंजाब में हुई। इसके बाद 37 के बाद 38, इसमें ये कहा गया है कि जीव से जैव मंडल तक के जो जैविक संगठन है उनका सही क्रम आपको अरेंज करना है। यहाँ दिया हुआ क्रम है लेकिन उसको व्यवस्थित करना है। तो पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और लैंडस्केप ऐसे करके दिया हुआ है, इसको अरेंज करके देखिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये पहले से ही अरेंज है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। जीव से जैव मंडल तक का अगर पूरा क्रम देखा जाए तो उसमें जनसंख्या से समुदाय, समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र से पूरा जो लैंडस्केप है यानी भूदृश्य है वो तैयार होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, 39 को देखते हैं। साधारण समुद्री आहार श्रृंखला से संबंधित जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो आपको चूज करनी है। तो हेरिंग जो है ये शाकाहारी उपभोक्ता होता है, क्रिस्टेशियाई जो है ये मांसाहारी उपभोक्ता होते हैं, और डाइटम जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं यानी स्वपोषी होते हैं। तो आप बताइए इसमें सही कौन सा है? और सही नहीं तलाशना है, यहाँ पर गलत तलाशना है। तो सही को एक तरफ कर दीजिएगा और जो बचेगा वो गलत हो जाएगा। 39 और 39 में आप जानते हैं कि ऊपर वाला दोनों गलत दिया है, पहला और दूसरा, और इसीलिए हम ए का चयन करते हैं। यहाँ पे हेरिंग और जो क्रिस्टेशियाई का दिया हुआ है दोनों गलत है। सही क्या है? अगर देखा जाए तो इसमें जो क्रम है उसमें डाइटम स्वपोषी होते हैं, क्रिस्टेशियाई जो है वो शाकाहारी उपभोक्ता होते हैं, और हेरिंग जो होते हैं वो मांसाहारी उपभोक्ता होते हैं। यहाँ उल्टा दे दिया है। इसके बाद आगे चलें, देखिए 40वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है और इसमें फिर से क्रमवार व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है, अरेंज द बायोलॉजिकल सक्सेशन इन करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पे जो बायोलॉजिकल सक्सेशन है उसको आपको अरेंज करना है। तो न्यूडेशन है, इसके अलावा रिएक्शन है, स्टेबलाइजेशन है, माइग्रेशन है और एसिस है। मतलब कहने का तात्पर्य कि नग्नीकरण है, प्रतिक्रिया है, स्थिरीकरण है, प्रवास है और आस्थापन है। आप बताइए इनका क्रम कौन सा होगा? इनका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। सब जो इन्वायरमेंट के टर्म हैं इनसे प्रश्न बनते हैं और कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न होते हैं। देखिए इसका जो सही क्रम है वो सी वाला हो जाएगा, यानी पहला, चौथा, पांचवा, दूसरा और तीसरा, ये इसका क्रम है और उसी हिसाब से इसे अरेंज करेंगे। मतलब नग्नीकरण, उसके बाद प्रवास, उसके बाद आस्थापन, उसके बाद प्रतिक्रिया और उसके बाद जाकर स्थिरीकरण। इसे आप ऐसे समझ लीजिए, कुछ लोगों को ये टर्म समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है। देखिए नग्नीकरण का मतलब यह है कि कोई जो प्रजाति है, कोई भी जीव की प्रजाति, वो किसी एक स्थान से जहाँ की वो लोकल थी वहाँ से उजड़ रही है। कोई भी कारण हो, मतलब उसके रहने लायक अनुकूल परिस्थिति नहीं है तो वहाँ से वो उजड़ रही है। तो ये जो उजड़ने की प्रक्रिया है इसको नग्नीकरण कहा गया, ठीक है, न्यूडेशन। उसके बाद जब वो वहाँ से उजड़ेगी तो स्वाभाविक है कि अपनी जान बचाने के लिए किधर भी जाएगी, मतलब कहीं शरण लेगी, तो वो वहाँ से प्रवास करेगी यानी माइग्रेशन करेगी, चलकर कुछ दूर जाएगी।
तो जहाँ जाएगी मतलब वहाँ से प्रवास करके हटे तो देखेंगे कि कहीं जीवन के लायक अनुकूल परिस्थिति है अथवा नहीं, तो जहाँ उन्हें अनुकूल दिखाई देगा वहाँ पर जाकर वो आस्थापन करेगी, यानी स्थापित हो जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पर वो जाकर स्थापित हो रहे हैं या अपने आप को कर रहे हैं वहाँ वो अकेले होंगे, वहाँ पहले से ही कुछ प्रजातियाँ रह रही होंगी, तो उनके साथ इनकी प्रतिक्रिया होगी, मतलब दोनों के बीच में संघर्ष भी हो सकता है या कहासुनी भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, तो वो रिएक्शन होता है और उसके बाद तब जाकर स्थिरीकरण होता है। मतलब सीधे सीधे कोई एक्सेप्ट तो करेगा नहीं, पहले जो है वो आपस में बहसबाजी होगी और उसके बाद तब जाकर ये एक्सेप्ट करेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए जो प्रवासी मजदूर हैं वो कोरोना की वजह से भाग रहे हैं, तो वही कंडीशन यहाँ पर भी होती है। ये हमने देखा, सी वाले को आपने देखा। उसके बाद आगे चलते हैं 41वें को देखिए। 41वें नंबर के प्रश्न में ये कहा गया कि पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं से संबंधित गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो व्यवस्था सेवाएं हैं, यहाँ आप देख रहे हैं व्यवस्था सेवाएं, खाद्यान्न और जल का उत्पादन, नियंत्रण सेवाएं, जलवायु और रोग का नियंत्रण, समर्थन सेवाएं, पोषक चक्रण और फसल का परागण, ऐसे दिया है। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न आपने देखा, यहाँ पर बात हो रही है जो सर्विसेज है उनके बारे में, और इसका जो करेक्ट आंसर है इसे ध्यान से देख लीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें गलत पूछ रहा है और गलत कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं नॉन ऑफ दीज, इसमें जितने हैं वो सभी सही है। इसके बाद 42 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संक्रमणकालीन पारितंत्र के अंतर्गत नहीं आता है, और निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सागरीय पारितंत्र के अंतर्गत नहीं आता है। दोनों चीजें हैं, ज्वार नदमुख और खुला समुद्र, मूंगे की चट्टानें और आर्द्र भूमि, मैंग्रोव पारितंत्र और बैरियर द्वीप, उसके अलावा निम्नलिखित में से कोई नहीं। इस प्रकार से दिया है, आप बताइए 42। और 42 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। कोरल रीफ और वेटलैंड जो दिया है ये यहाँ पर इनके अंतर्गत नहीं आता है। मतलब पूछा ये गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संक्रमणकालीन पारितंत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो उसमें मूंगे की चट्टानें यानी कोरल रीफ है, और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सागरीय पारितंत्र के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, तो सागरीय पारितंत्र का हिस्सा आर्द्र भूमियां यहाँ पर नहीं होती हैं, इन्हें आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। मतलब इसमें अगर आप देखना चाहें तो जो संक्रमणकालीन पारितंत्र होता है उसमें आती हैं आर्द्र भूमियां। ये संक्रमण तो होती हैं, मतलब इसमें नदियों का भी अंश होता है, समुद्र का भी अंश होता है। इसमें आप ज्वार नदमुख यानी जो एस्चुरी होती हैं उनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो मैंग्रोव पारितंत्र होता है वो भी आता है, और जो सागरीय पारितंत्र है उसके अंतर्गत आते हैं मूंगे की चट्टानें, खुला समुद्र, इसके अलावा जो बैरियर आइलैंड है वो भी इसी में आते हैं, तट रेखाएं आती हैं। तो इनके बीच का अंतर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं, 43 को देखते हैं। प्रवाल भित्ति पर जो खतरे मंडरा रहे हैं उसके मुख्य कारकों से संबंधित जो गलत विकल्प है उनका चयन आपको करना है। प्राकृतिक कारक ये है कि अल नीनो जो जलवायु की घटना है, हरिकेन और अवसादों में वृद्धि तथा रोग, ये सब जो कारण है ये प्राकृतिक है और इसकी वजह से प्रवाल भित्तियों का विरंजन हो रहा है या वो मृत होते जा रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा वाला है उसमें मैन मेड फैक्टर्स हैं, मतलब मानव जनित। इसमें तटीय विकास, तटवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पे विकास की गतिविधियाँ बहुत तेज हो गई हैं। वैश्विक तापन में वृद्धि, ये भी मनुष्य का ही योगदान है, और सागरीय अम्लीकरण, ऐसे दिया है। तो आप बताइए कि 43वें में गलत क्या है। और इसमें अगर आप देखें तो दोनों गलत हैं। दोनों इसलिए गलत हैं क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो दोनों पार्ट में कुछ ना कुछ तो सही दिया है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें घुसा दिया है जिससे कि वो गलत हो गया है। ध्यान से देखिएगा इसे। प्राकृतिक कारक में एल नीनो है, ठीक है, हरिकेन है वो भी ठीक है, अवसाद में वृद्धि ये प्राकृतिक कारक नहीं है, प्रकृति अवसाद नहीं वृद्धि करती है, ये मनुष्य का काम है। यहाँ पे जो गाद होती है उसका जमाव, ये अवसादों का जमाव मनुष्य की गतिविधियों और प्रदूषण की वजह से होता है। तो ये वाला जो कारक है ये मानव निर्मित है और इसको इसमें घुसा दिया है, तो इसलिए पहला वाला गलत। उसके बाद मानव जनित कारक को आप देखें तो तटीय विकास ठीक है, वैश्विक तापन में वृद्धि ये प्राकृतिक कारक है, हालांकि मनुष्य भी इसमें योगदान देता है, तो इसे आप इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सागरीय अम्लीकरण जो है इसे अगर देखा जाए तो सागरीय अम्लीकरण ये प्राकृतिक कारक है, हालांकि मनुष्य की गतिविधियां इसमें भी उत्तरदायी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये अम्लीयता जो है ये प्राकृतिक होती है, तो इसमें ये मानव जनित कारक में नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर दोनों ही उल्टे पुल्टे दिए हैं और इसीलिए हम सी को चुनते हैं कि दोनों गलत। इसके बाद आगे चले तो यहाँ देखिए 44वें नंबर का प्रश्न आ गया है और इसमें ये कहा गया कि आर्द्र भूमियों का वर्गीकरण, इससे संबंधित आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इनलैंड और कोस्टल वेटलैंड में दो पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है, तो आप जानते ही हैं। इनलैंड जो होती है मतलब यहाँ पे अंतःस्थलीय जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं उसमें अलवणीय जलीय स्प्रिंग आता है, डेल्टा आता है, क्रीक आता है और दलदल आते हैं, ऐसे दिया है। और जो तटीय आर्द्र भूमियाँ होती हैं उसमें पथरीला समुद्री तट होता है, नहरें होती हैं, एस्चुरी होती है और लैगून होते हैं, लैगून झीलें होती हैं खारे पानी की। तो आपको ये बताना है कि इसमें सही कौन सा है। और इसका जो करेक्ट आंसर है 44 को आप देख रहे हैं, 44 का जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। सिर्फ पहला वाला ही इसमें सही है, सही इसमें बताना था ना, तो केवल पहला वाला सही, दूसरा वाला जो है वो गलत है। कैसे? तटीय आर्द्र भूमियाँ जो होती हैं उसमें पथरीला समुद्री तट आता है, बालू वाले क्षेत्र आते हैं, एस्चुरी आती है और लैगून आता है, ठीक है।
इस प्रकार से आप जानते हैं। और आगे चलते हैं, इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। 45 में ये कहा गया कि भारत में चिन्हित मैंग्रोव वनस्पति स्थलों से संबंधित गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो देवीकोडा ये आंध्र प्रदेश में है, कोरिंगा जो है ये ओडिशा में है, मुथुपेट जो है ये तमिलनाडु में है। आप ये बताइए इसमें से गलत क्या है। 45 देखिए इसका ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि पहला और दूसरा, देवीकोडा और कोरिंगा। देवीकोडा जो है वो ओडिशा में है और कोरिंगा जो है वो आंध्र में है, यहाँ उल्टा दे रखा है, तो इसीलिए ये दोनों गलत है। मुथुपेट ठीक है। उसके बाद 46 को देखिए, यहाँ पर कुछ पक्षियों की प्रजातियों के बारे में दिया हुआ है जिन्हें कि IUCN और WPA की जो सूची है उसमें शामिल किया गया है। इसमें से आपको ऑड चुनना है, मतलब बाकी से कोई एक जो है वो अलग है और वो कौन सा है। तो पहले वाले में जेरडॉन कॉर्सर का नाम दिया है, ये पक्षी है, सब पक्षियों के नाम है। इसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हेड उत्तरी नदी का टेरोपिन है, मतलब नॉर्दर्न रिवर टेरोपिन इसको कहा जाता है, और बंगाल फ्लोरिकन है। आप बताइए इसमें से ऑड कौन सा है। और इसमें अगर आप देखें तो जो सी वाला है वो ऑड है। सी वाला मतलब यहाँ पे नॉर्दर्न रिवर जो टेरेपिन है वो इनमें अलग है। मतलब जेरडॉन कर्सर को अगर देखा जाए तो ये गंभीर संकटग्रस्त है, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड आप इसे कह सकते हैं, पक्षी है ही है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और इसके बाद अगर आप देखें तो ये भी पक्षी है, मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो पक्षी है। उसके बाद आप टेरेपिन को देखिए, तो टेरेपिन क्या है, ये पक्षी नहीं है। ये जो यहाँ पे नॉर्थ रिवर टेरेपिन दिया है ये पक्षी नहीं है, बल्कि कछुए की सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त प्रजाति है ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड ही, लेकिन ये क्या है, एक कछुआ। और बाकी जो बंगाल फ्लोरिकन है वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लेकिन वो पक्षी है। तो इसमें 3 जो है वो चिड़िया है और एक जो है वो यहाँ पे उभयचर है जो कि कछुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं, 47 को देखते हैं। IUCN और WPA की जो सूची है उसमें निम्नलिखित में से किस जानवर को निकट संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है, मतलब नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में इसमें से कौन सा नहीं आता है। तो यहाँ तिब्बती जो गैजल यानी चिंकारा है उसके बारे में है, स्नो लेपर्ड है, रस्टी स्पॉटेड कैट है, और उसके बाद हिमालयन गोरल है। आप बताइए इसमें से जो शामिल ना हो उसका नाम आपको चुनना है। और इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि स्नो लेपर्ड जो है वो यहाँ पे निकट संकटग्रस्त की श्रेणी में नहीं आता है। इसके बारे में अगर देखा जाए तो जो तिब्बती गजल है वो निकट संकटग्रस्त है, रस्टी चित्तेदार बिल्ली जो है यानी कैट वो भी इसी प्रकार की है, और गोरल भी निकट संकटग्रस्त है, लेकिन जो हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड है वो वल्नरेबल है यानी सुभेद्य है। इसके बाद आगे चलते हैं, 48 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड हैव बीन इंक्लूडेड द थ्रेटेंड कैटेगरी ऑफ द IUCN। अब यहाँ पे जो नाम दिए हैं उन्हें ध्यान से देखिएगा, सोशिएबल लैपविंग, इसके अलावा स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, हिमालयन बटेर और फॉरेस्ट आउलेट। इस प्रकार से बटेर को क्विल कहा जाता है, तो इसे आप देख रहे हैं 48। और 48 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, फॉरेस्ट आउलेट। ठीक है, ये इसमें शामिल किया गया है। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो सोशिएबल लेपविंग, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर और हिमालयन बटेर ये क्या है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और फॉरेस्ट आउलेट जो है ये संकटग्रस्त है। यहाँ आप इसे ऐसे देख सकते हैं। इसके बाद 49 को देखें तो 49 में ये कहा गया कि सेरोपेजिया आडोराटा कीटभक्षी पौधे की एक प्रजाति है, और भारत में ये किस राज्य में पाई जाती है उस राज्य का नाम आपको बताना है। उसके बाद ये पूछा गया है कि कोल्चिकम कीटभक्षी पौधे की एक प्रजाति है और यह भारत के किस राज्य में पाई जाती है। मांसाहारी पौधों के बारे में आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी और बहुत मनगढ़ंत बातें भी कही जाती हैं कि आदमी को भी निगल जाते हैं और बड़े बड़े जीव जंतुओं को खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये चाहे जहाँ भी रहने वाले पौधे हो, मतलब जहाँ भी इनकी पैदावार हो रही हो, चाहे वो अफ्रीका के घने जंगल ही क्यों ना हो, ये एकदम से बहुत बड़े जानवर को नहीं खा सकते। ये कीड़े मकोड़े खाते हैं, और उसके पीछे भी रीज़न यही होता है कि ये प्रकाश संश्लेषण करके अपनी भोजन की अन्य आवश्यकताओं को तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन जिस मिट्टी में ये उगे रहते हैं वहाँ नाइट्रोजन का अभाव रहता है, तो नाइट्रोजन की कमी को ये पूरा करने के लिए मांस भक्षण करते हैं, वो भी कीड़ों का। तो ये आपने देखा। अब राज्य का नाम बताइए जल्दी से। देखिए 49 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, मतलब गुजरात और हिमाचल प्रदेश, ये वाला जो ऑप्शन है यही सही। इसे हमने देखा, मतलब गुजरात राज्य का है सेरोपेजिया और कोल्चिकम जो है वो हिमाचल का है। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। 50वें क्वेश्चन में ये कहा गया कि कीटभक्षी पौधों की जो 3 अति संकटग्रस्त प्रजातियां हैं वो दी हुई हैं। 3 प्रजातियां हैं और ये कैसी हैं, बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त हैं। कौन से 2 पौधे एक ही राज्य में पाए जाते हैं उनको आपको चुनना है। तो यहाँ पर नाम दिया है, पहला तो है एबूटिलोन, उसके बाद पोलीगला है और बबूल है। आप बताइए, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो एबूटिलोन और बबूल ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं और पोलीगला जो है ये गुजरात में पाया जाता है। तो यहाँ एक समान राज्य में पाए जाने वाले ढूंढना था, तो इसीलिए हमने सी को चुना है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 51 को देखें।
गलत विकल्प का चयन करना है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स पौधों के बारे में दिया हुआ है। तो जो ब्रायोफाइट्स प्लांट्स होते हैं उसमें मॉसेज और लिवरवॉर्ट आते हैं, और टेरिडोफाइट्स जो होते हैं उसमें फर्न और क्लब मॉसेज आते हैं, क्लब काई इसको कहा जाता है। तो आप बताइए गलत कौन सा है? 51वां। 51वें को अगर आप देखें तो इसका डी वाला हो जाएगा, मतलब गलत तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए आप नॉन ऑफ दीज को चुन लीजिए, इसमें से कोई नहीं। इसके बाद 52 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जिम्नोस्पर्म प्लांट नहीं है और निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एंजियोस्पर्म नहीं है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पौधों के बारे में आपने बायो में पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर दोनों कौन से नहीं है वो वाले पेयर आपको ढूंढने, मतलब पहला वाला पेयर का जो हिस्सा है वो जिम्नोस्पर्म नहीं होना चाहिए और दूसरा वाला जो है वो एंजियोस्पर्म नहीं होना चाहिए। और नीचे जो विकल्प दिया है उसमें पाम ट्री का नाम दिया है और नेटम का नाम दिया है। इसके अलावा चीड़ का यानी पाइन ट्री जो होता है उसका पौधा है, उसके अतिरिक्त ट्यूलिप है, देवदार का पेड़ है और डैफोडिल्स है, या इसमें से कोई नहीं का भी विकल्प है। तो जो इसमें आप देख रहे हैं 52 नंबर का क्वेश्चन, ए वाला सही हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि ये पाम ट्री और नेटम होगा। ठीक, जिम्नोस्पर्म पौधे जो होते हैं उसमें चीड़ का पेड़, नेटम और फर के जो वृक्ष होते हैं वो आते हैं, और एंजियोस्पर्म में ट्यूलिप है, इसके अलावा डैफोडिल है, और साथ ही साथ ताड़ का पेड़, आर्किड की जितनी प्रजातियां हैं वो सब आती हैं। इसके बाद 53 की ओर चलते हैं। 53 में देखिए यहाँ अलग अलग जो डस्ट है उसके बारे में दिया हुआ है। तो कॉटन डस्ट, और इससे होने वाला जो रोग है वो बिसिनोसिस है। फेफड़े में जाकर धूल जो है वो जम जाती है और फेफड़े की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। और उसके बाद गन्ने की धूल जो है ये बेगासोसिस रोग के लिए उत्तरदायी होती है, और अनाज की जो धूल होती है वो एंथ्राकोसिस रोग के लिए उत्तरदायी होती है। तो इसमें से करेक्ट कौन सा है? इसे अगर देखा जाए तो इसका बी वाला हो जाएगा। बी वाले का मतलब ये हुआ कि पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है ग्रेन डस्ट से एंथ्राकोसिस नाम का रोग हो जाता है, जबकि एंथ्राकोसिस नाम की जो बीमारी है वो कोयले के पार्टिकल से होती है। कोयले की खदान में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको अक्सर हो जाती। इसके बाद आगे चलते हैं, 54 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो मैंग्रोव स्थल कर्नाटक राज्य में है? अचरा रत्नागिरी, इसके बाद मुमरा दिवा, वसई मनोरी और कारवार, ये नाम दिए हैं और ये सब मैंग्रोव स्थल हैं। तो इसमें से कौन से दो कर्नाटक राज्य में है? उन दो के नाम आपको चुनने हैं। 54 देख लीजिए, और इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि इसमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। भारत में जो मैंग्रोव के स्थल हैं उसमें महाराष्ट्र में अगर आप देखें, राज्यवार देखा जाए तो महाराष्ट्र में अचरा रत्नागिरी है, मुंबरा दिवा है और वसई मनोरी है। कर्नाटक में अगर देखें आप, यहाँ पे पूछा गया है दो, ठीक है, एक पूछा जाता तो आप आराम से चुन लेते। तो कर्नाटक राज्य में कारवार है, तो कारवार को अकेले आप इसमें चुन ही नहीं सकते, दो का पेयर चुनना ही मजबूरी है। तो इसमें से कोई नहीं हमें चुनना पड़ रहा है। उसके बाद आप देखें आगे, ये ध्यान दीजिएगा, तीन जो है इसमें ऊपर वाले जो है मतलब अचरा रत्नागिरी, मुंबरा दिवा और वसई मनोरी, ये महाराष्ट्र के हैं, और अकेला जो कारवार है वो यहाँ पर कर्नाटक का है। इसके बाद 55 को देखें। 55 में ये कहा गया है कि राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मापदंड को नवंबर 2009 में संशोधित करके 12 उसमें जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको शामिल किया गया, और निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक इसमें शामिल नहीं किया गया है उसका नाम आपको बताना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम दिया है, ऑर्सेनिक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है। तो आप बताइए कि ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा प्रदूषक शामिल उसमें नहीं है। तो इसे अगर देखा जाए तो नॉन ऑफ दीज, कौन सा शामिल नहीं है? इसमें जितने हैं सब शामिल हैं, ये जितने हैं ये बाहर रखने लायक है ही नहीं, ये सब एकदम अव्वल दर्जे के प्रदूषक हैं। तो ऐसे में ये बाहर कैसे हो सकते हैं? तो डी को चुन लीजिए, नॉन ऑफ दीज, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मतलब NO2 की बात हो रही है। उसके अलावा पर्टिकुलेट मैटर 10, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और ओजोन यानी जो O3 है, ये सब यहाँ पे शामिल किए गए हैं। उसके अतिरिक्त लेड है, जो 12 प्रदूषक शामिल किए गए हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो उसमें आप देख रहे हैं SO2 है, NO2 है, PM10 है, PM2.5 है, O3 आपने देख ही लिया, लेड है, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है, NH3 यानी अमोनिया है, C6H6 है यानी बेंजीन, उसके बाद निकिल है, आर्सेनिक भी इसी प्रकार में आता है, बेंजो अपैरिन जो होता है वो भी इसमें शामिल होता है। तो इस प्रकार से ये टोटल 12 है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो ये सभी लिस्ट में थे। देखिए 56, यहाँ पर आपको ऑड चुनना है। ऑड का मतलब ये है कि राष्ट्रीय उद्यान दिया है, अब ये क्षेत्र के हिसाब से अलग करना है आपको। तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान यानी पिन वैली की बात हो रही है। पिन वैली नेशनल पार्क बांदीपुर है, इसके अलावा सिम्बालबारा है, सिम्बलबारा इसको कहा जाता है, और खैर गंगा या खीर गंगा जो नेशनल पार्क है उसका नाम दिया है। आप बताइए इसमें ऑड कौन सा है? तो ऑड इसमें बी वाला है। बी की बात की जाए तो बांदीपुर, ये इसमें अलग है, मतलब पिन वैली नेशनल पार्क, इसके अलावा सिम्बालबारा और खीरगंगा ये कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है, जबकि बांदीपुर आप जानते हैं साउथ में कर्नाटक में है। इसके बाद 57 को देखें, यहाँ पर आपको ऑड चूज करना है। निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन कीजिए और किस आधार पे करना है? तो उनके स्थापना वर्ष के आधार पे।
तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सिमलीपाल नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। इसमें से स्थापना वर्ष के हिसाब से अलग कौन सा है? तो इसका ए हो जाएगा। यहाँ जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान दिया है मध्य प्रदेश का, वही इसमें सबसे अलग है। बाकी जितने हैं वो एक जैसे। कैसे एक जैसे हैं? देखिए 1979 में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है यानी वन विहार नेशनल पार्क वो इस्टेब्लिश होता है मध्य प्रदेश में। 1980 में सिमलीपाल है, 1980 में रणथंभौर है, 1980 में मन्नार की खाड़ी है। तो बाकी जो है वो 1980 वाले। इसके बाद नेक्स्ट इसका ए वाला हो जाएगा। 58 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे मानस नेशनल पार्क जो है ये वाइल्ड बफेलो के लिए फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये वन हॉर्न राइनासोरस के लिए या राइनो के लिए फेमस है। और सैंडल पीक नेशनल पार्क जो है ये भारत के सबसे छोटे नेशनल पार्क के तौर पर जाना जाता है, ऐसे दिया हुआ है। तो हर नेशनल पार्क की जो विशेषता है वो यहाँ दी है, इसमें से रॉन्ग आपको चूज करना है। और इसका जो तीसरा वाला है वो गलत है, ठीक है। सैंडल पीक नेशनल पार्क के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वही गलत है और इसीलिए हम सी को चुनते हैं। बाकी दोनों सही है। यहाँ वाइल्ड बफेलो के लिए मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ऐसा नहीं कि यहाँ और जीव नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जिसके लिए प्रसिद्ध है सिर्फ उसी की बात यहाँ पर हो रही है। देखिए सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान यहाँ नहीं होगा, ये होगा साउथ बटन। नाम के अनुरूप बटन के साइज का ये छोटा है। तो साउथ बटन राष्ट्रीय जो द्वीपीय राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद आगे चलते हैं, 59 को देखते हैं। इसमें ऑड एमंग द फॉलोइंग आपको चूज करना है। तो पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अलावा परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आप ये बताइए इसमें से ऑड कौन सा है? यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात हो रही है। इसका सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि इसमें जो परम्बिकुलम दिया हुआ है ये इसमें सबसे अलग है। पॉइंट कैलिमर, सत्यमंगलम और इंदिरा गांधी ये तमिलनाडु में है राज्य के हिसाब से, और परम्बिकुलम कहाँ है? तो आप जानते हैं कि ये केरल राज्य में है, तो राज्यवार ये भिन्न है। उसके बाद 60वें नंबर के प्रश्न को देखें। गलत विकल्प का चयन करना है। तो सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में है, दम्पा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये मिजोरम में है, और नोआंग सेखेलम ये नोंग खैलेम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये मेघालय में। आप बताइए इसमें से गलत कौन सा है? प्रश्न आपने देखा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें से कुछ भी गलत नहीं। नॉन ऑफ दीज को आपने चुना है, इसका मतलब है ये है कि इसमें गलत कुछ भी नहीं है, तीनों सही है। आगे चलते हैं, 61 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ नीचे दिया है 4 स्टेटमेंट या ऑप्शन। मणिपुर किताम पक्षी अभ्यारण्य, किताम बर्ड सेंचुरी। वेस्ट बंगाल चिंतामणि कर पक्षी अभ्यारण्य या चिंतामणि कर बर्ड सेंचुरी। उसके बाद कर्नाटका को आप देख रहे हैं, यहाँ पे वेट्टनगुडी बर्ड सेंचुरी है, और नलबाना बर्ड सेंचुरी जो है ये असम में। आप बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा है? सही कोई एक ही है, और कौन सा है बताना है आपको। बी वाला है। इसमें आप ध्यान से देखें तो बी वाला जो वेस्ट बंगाल का दिया है वही सही है। बाकी जितने हैं उनमें गड़बड़ियां हैं। सिक्किम में है किताम, और वेटनगुडी को अगर आप देखें तो वो तमिलनाडु में है, और नलबाना को देखा जाए तो वो ओडिशा में। इनकी राज्यवार स्थितियां पता होनी चाहिए। उसके बाद 62वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। चूज द ऑड एमंग द फॉलोइंग। यहाँ पे मंजीरा पक्षी अभ्यारण्य है, थड्डेकाट है, कुमाराकॉम पक्षी अभ्यारण्य है और मंगलवन पक्षी अभ्यारण्य है। आप बताइए इसमें से ऑड कौन सा है? तो इसमें जो मंजीरा है वो सबसे अलग है, बाकी जो है वो एक जैसे। ए वाले को हम चुनते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी जितने हैं वो केरल में है, केवल अकेला जो मंजीरा है ये आंध्र में क्षेत्र के हिसाब से, इसीलिए हम ए को चुनते हैं। 63वें प्रश्न को देखते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये छिंदवाड़ा में है। सेंटर फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये जबलपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये भोपाल में है। तो आप ये बताइए कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 63 को आपने देखा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि केवल जो तीसरा वाला है वो इसमें सही है, बाकी जितने हैं वो गलत है। तो इसमें सही क्या होगा? देखिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए तो वो जबलपुर में है, और जो फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला है वो छिंदवाड़ा में है। इस प्रकार से इसका है, तो उल्टा दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 इज लोकेटेड एट द सेम स्टेट। मतलब नीचे जो नाम दिए हैं उसमें से कौन सा 2 जो है वो एक ही राज्य में स्थापित है या स्थित है, ये आपको बताना है। 2 का पेयर इसमें चुनना है आपको। तो इंस्टीट्यूट, यहाँ पहले वाले ऑप्शन को आप देख लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर इसके बाद दूसरे वाले में लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग। उसके बाद जो थर्ड वाला है उसे देखिएगा, एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट और इंडियन प्लेवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इस प्रकार से दिया है। कोई 2 ऐसे आपको चुनने हैं जो कि एक ही राज्य में स्थित हो। पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं। और 64 का जो डी वाला है वो सही होगा, पहला और चौथा। पहला और चौथा कैसे? देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कर्नाटक में है।
इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग ये तमिलनाडु में है, एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट ये तेलंगाना में है, और इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये कर्नाटक में। तो कर्नाटक में यहाँ पर 2 हैं और वो आपने चुन लिए। इसके बाद आगे चलते हैं, 65 को देखते हैं। यहाँ ये पूछा गया है कि वन अनुसंधान संस्थान को इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में कब स्थापित किया गया था, और उसके बाद दूसरा प्रश्न का हिस्सा ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित नहीं किया गया है। तो डेट आपको बतानी है और जगह का नाम बताना है। बताइए, जहां स्थापित नहीं किया गया हो वो जगह चुननी है। प्रश्न संख्या 65 को आप देख रहे हैं, इसका ए हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि 1906 और कोलकाता वाला जो पेयर है वो सही है। मतलब वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना होती है 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के तौर पे, और वन अनुसंधान संस्थान जो है इसके 4 क्षेत्रीय केंद्र हैं। एक तमिलनाडु में है, दूसरा मेघालय में है, तीसरा कर्नाटक में है और चौथा मध्य प्रदेश में है। मतलब कोयम्बटूर, बुर्नीहाट, बेंगलुरु और जबलपुर। इसके बाद आगे चलते हैं, 66वें नंबर के प्रश्न को देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1 जून 1982 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है और इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो भोपाल, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर में है। तो इसमें से सही कौन सा है बताइए? 66। और 66 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब ये हुआ कि केवल दूसरा वाला इसमें सही है, मुख्यालय देहरादून में। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो गलत है। इसकी स्थापना 1 जून 1981 को हुई थी और इसके जो रीजनल ऑफिस हैं उसमें आप देखेंगे शिमला है, कोलकाता, नागपुर और बेंगलुरु। तो यहाँ ये सभी गलत दिया है, सिर्फ दूसरा वाला सही। आगे बढ़ते हैं, 67 को देखते हैं। 67 में ये कहा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पीछे हमने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को देखा, अभी बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इंडिया के बारे में यहाँ बताया गया है। तो इसकी स्थापना 13 फरवरी, यहाँ पे आप डेट देख रहे हैं, 13 फरवरी 1891 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। पूरे भारत में इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और यह जो संस्थान है इसका पुनर्गठन 1956 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। तो आप देखकर बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। प्रश्न संख्या 67 को आप पूरा देख रहे हैं और इसका सी हो जाएगा। मतलब यहाँ ये बताया गया है कि पूरे भारत में इस संस्थान के 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ये सही। 13 फरवरी 1890 को इसकी स्थापना होती है, यहाँ 91 दिया है। मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में नहीं है, कोलकाता में है। और क्षेत्रीय कार्यालय जैसा कि आप देख रहे हैं 9 है और 1954 में इसका फिर से पुनर्गठन किया जाता है। यहाँ डेट दी है 1956। तो बाकी सभी गलत है, सिर्फ सी वाला सही। इसके बाद 68 को देखिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे गलत का चुनाव आपको करना है। तो 1948 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का गठन किया गया और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। वर्ष 1968 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ रेड डेटा बुक जारी करता है, मतलब तब से जारी कर रहा है। और जैव विविधता शब्द का पहली बार उपयोग या सबसे पहले उपयोग स्टीफन जे गोल्ड के द्वारा किया गया था। तो आपको ये बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। 68 को आप पूरा देख रहे हैं और 68 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी दूसरा और तीसरा। ठीक है, दूसरा और तीसरा इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसके तौर पे देखा जा रहा है। वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ रेड डेटा बुक जो है वहां से जारी करना शुरू करता है। और जैव विविधता जो शब्द है ये वॉल्टर जी रोजन के द्वारा यूज किया गया था। यहाँ पे नाम किसका दिया है? स्टीफन जे गोल्ड का दिया है। तो यही दोनों गलत है, पहला वाला सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ इंडिया, माफ कीजिएगा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसकी जो स्थापना है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी डेट दी हुई है अप्रैल 29, 1961। और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो जेनेवा में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो डेट है इसकी वो 1 जुलाई 1916 है। और हेडक्वार्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कोलकाता में है। आप देखकर बताइए इसमें से 4 ऑप्शन जो दिए हैं कोई एक गलत है, कौन सा गलत है? और इसका जो बी वाला है वही गलत है। यहाँ जो हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड फंड ऑफ नेचर दिया हुआ है, इसका जो हेडक्वार्टर की जगह दी है वो गलत है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? ग्लांड में है, स्विट्जरलैंड का जो ग्लांड है वहाँ पे। और बाकी सब सही है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की अगर बात की जाए तो 1 जुलाई 1916 को ये इस्टेब्लिश होता है, मुख्यालय कोलकाता में है, सही बात। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 70 को देखिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के कुछ अनुसूचित जीवों के नाम नीचे दिए हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा मैमल नहीं है, मतलब स्तनधारी जीव नहीं है, उसका नाम आपको बताना है। तो ब्लैक बक, चीनी पेंगोलिन, ड्यूगोंग और एसरस निपोलेंसिस, इस प्रकार से नाम दिया है, आप बताइए। तो इसमें आप जानते हैं कि बाकी जो है वो तो स्तनधारी है, लेकिन इसका जो डी वाला ऑप्शन है यानी एसरस निपोलेंसिस, ये वाला जो है ये मैमल नहीं है, ये पक्षी है, ये पक्षी की एक प्रजाति है।
ब्लैक बक जो है ये स्तनधारी जीव है। ड्यूगोंग जो है इसको समुद्री गाय कहा जाता है, ये भी स्तनधारी है। और नी पैंगोलिन जो है ये भी स्तनधारी है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो डी वाला हो जाएगा। ये पक्षी की प्रजाति है, याद रखिएगा। इसके बाद 71 को देखिएगा। निम्नलिखित में से समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कोरिंगा मैरिन प्रोटेक्टेड एरिया, उसके बाद कृष्णा मैरिन प्रोटेक्टेड एरिया और पुलिकट मैरिन प्रोटेक्टेड एरिया, इनको अरेंज करके देखिए, पहले कौन सा स्थापित हुआ उसके बाद कौन सा स्थापित हुआ, इस तरह से। और 71 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि पहला, तीसरा और दूसरा, ये इसका क्रम है। मतलब कोरिंगा जो है उसकी डेट है 1978, कृष्णा की डेट है 1989 और पुलिकट का जो है वो 1980। इसके बाद 72 की ओर चलते हैं। चूज द ऑड ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग बेस्ड ऑन ईयर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। तो भितरकणिका मैरिन प्रोटेक्टेड एरिया, हॉलीडे आइलैंड मैरिन प्रोटेक्टेड एरिया, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सजना खाली समुद्री संरक्षित क्षेत्र यानी मैरिन प्रोटेक्टेड एरिया, और लोथियन आइलैंड मैरिन प्रोटेक्टेड एरिया, ये द्वीपीय क्षेत्र है। तो आप बताइए कि इसमें स्थापना के वर्ष के आधार पर ऑड कौन सा है। और 72 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। मतलब भितरकणिका इसमें ऑड है, बाकी सब जो है वो एक जैसे मतलब इवन है। हॉलीडे समुद्री संरक्षित क्षेत्र ये 1976, सजना खाली 1976, लोथियन को अगर आप देखें तो वो भी 1976, लेकिन भितरकणिका को देखें तो ये एक साल पहले का है यानी 1975। इसके बाद आगे चलते हैं, 73 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, गलत का चुनाव करना है आपको। तो एक्सप्रेस बॉटेनिकल गार्डन महाराष्ट्र, गार्डन ऑफ मेडिकल प्लांट्स वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट बॉटेनिकल गार्डन तमिलनाडु, गलत क्या है इसमें से। तो इसको अगर आप देखें तो डी वाला हो जाएगा। नॉन ऑफ दीज, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, सब के सब जो है वो सही है। इसके बाद 74 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द बॉटेनिकल पार्क। इसमें नृपेंद्र नारायण पार्क का नाम दिया है जो कि कूच बिहार में है। वेल्लाइनी कृषि पार्क ये तिरुवनंतपुरम में है। इसके बाद सेमोजी पूंगा पार्क जो है ये बेंगलुरु में है और करजन पार्क जो है ये मैसूरू में है। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। 74, देखिए 74 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि ये सेमोजी पूंगा जो पार्क है ये बेंगलुरु में दिया हुआ है, जबकि ये एग्जैक्टली कहाँ पे है, ये चेन्नई में है। इसके बाद 75 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। टाइगर रिजर्व और स्टेट्स का नाम दिया हुआ है। पलामू है, सतकोसिया है, कमलांग है और अमराबाद है। इसमें आपको जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। मतलब ये मैच कराया है राज्य कौन से राज्य में कौन सा है, लेकिन उसमें से कोई एक ही सही है। तो पलामू की जो लोकेशन है वो छत्तीसगढ़ में दी है, सतकोशिया की ओडिशा में है, कमलांग की मेघालय में है और अमराबाद की आंध्र में है, ऐसे दिया हुआ है। और आप जानते हैं कि इसमें सही कौन सा है। इसमें अगर आप देखें तो बी वाला सिर्फ सही है, सिर्फ बी वाला सही है और वही हमारा उत्तर है, सतकोशिया ओडिशा। पलामू जो है वो झारखंड में है, कमलांग अरुणाचल में है, ये आप जानते ही हैं, और अमराबाद जो है वो तेलंगाना में। इसके बाद 76 को देखते हैं। चूज द ऑड एमंग द फॉलोइंग या ऑड ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग। यहाँ नामेरी टाइगर रिजर्व है, ओरंग टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व है और पक्के टाइगर रिजर्व है। इसमें से विषम कौन सा है। तो ये बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है इन्हें अगर आप ध्यान से देखें तो बी वाला जो है, यहाँ पे देख लीजिएगा 76 को हम लोग देख रहे हैं, डी वाला जो इसमें है वो इसमें डिफरेंट है। इसका जो ऑप्शन डी है पक्के टाइगर रिजर्व, वो इसमें अलग है। कैसे, देखिए बाकी सभी असम में है, नामेरी, ओरेंग और इसके अलावा काजीरंगा, ये तीनों यहाँ पर कहाँ पे हैं, असम में है। जबकि आप देख रहे हैं पक्के टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है, ये अरुणाचल में। इसके बाद 77 को देखिए। 77 में कहा गया कि चूज द ऑड ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग। मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व एरिया या एलिफेंट रिजर्व, इसके बाद मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व, महानदी एलिफेंट रिजर्व और संबलपुर एलिफेंट रिजर्व। इसमें से कोई एक जो है वो ऑड है, और वो कौन सा है, तो बी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं मयूरी झरना एलिफेंट रिजर्व जो है वो इसमें ऑड है। मयूरी झरना एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में। और ओडिशा जो है, ओडिशा में अगर देखा जाए तो मयूरभंज है हाथी आरक्षित क्षेत्र, और महानदी एलिफेंट रिजर्व और संबलपुर हाथी आरक्षित क्षेत्र ये वाला है। पश्चिम बंगाल वाला इसमें डिफरेंट है। कुल मिलाकर इसमें जो बी वाला है उसको हम चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 78 को देखते हैं। यहाँ देखिए सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। सिक्किम में बादलखोल तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व है, असम में सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व है और नागालैंड में इटांकी एलिफेंट रिजर्व है। इस प्रकार से दिया है। इसमें गलत कौन सा है। आप जानते हैं कि जैसे बाघ जो है वो राष्ट्रीय पशु है, वैसे ही हाथी जो है वो धरोहर पशु है और ये काफ़ी संकट में है। मतलब इसके भी विलुप्त होने का खतरा बहुत गंभीर हो गया है और माना जा रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि डायनासोर की तरह सिर्फ इसके जो जीवाश्म है उसी को हम देखेंगे और इसे किताबों में पढ़ेंगे। ये वास्तविकता में दिखाई नहीं देगा। इतना सभ्य और सुसंस्कृत जो प्राणी है वो विलुप्त हो जाएगा। तो इसको विलुप्त होने से रोकने के लिए यहाँ पर तरह तरह के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अभी भी हाथियों की मौतों की बेशुमार घटनाएं दिखाई देती हैं। तो इंसान बहुत स्वार्थी होता है, ये आप जानते हैं, और वो यहाँ पर स्पष्ट होता है। अब देखिए इसमें गलत विकल्प का चयन आपको करना है। 78 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि केवल पहला वाला,
मतलब इसमें इनकरेक्ट चूज करना था, तो सिक्किम वाला जो दिया है वही गलत है। अगर आप देखें तो जो बादलखोल तमोर पिंगला दिया हुआ है ये छत्तीसगढ़ का है, सिक्किम में कहाँ से चला जाएगा, तो लोकेशन गलत है और बाकी सब सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ साइट्स दी हुई हैं और रिलेटेड स्टेट दिए हुए हैं। तो दिहांग पटकाई है, पूर्वी द्वार है, देवमाली है और मयूरभंज है। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी का जो कार्यक्रम है, मतलब उनकी अवैध हत्या को रोकने के लिए जो निगरानी कार्यक्रम है वो अलग अलग स्थानों पर चलाया जा रहा है। तो उन स्थानों के नाम दिए हैं और वो स्थान किस राज्य में है वो उनके साथ मैच कराया हुआ है। इसमें से कोई एक जो है वही सही है और बाकी सब गलत है, तो सही वाला आपको खोजना है, देख लीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि ये जो देवमाली दिया है या देमाली, ये अरुणाचल में है, ये वाला सही है बस, और बाकी सब गलत है। दिहांग पटकाई असम में है, पूर्वी द्वार पश्चिम बंगाल में है, मयूरभंज ओडिशा में है, यहाँ सब उल्टा पुल्टा दिया है। इसके बाद 80 नंबर के प्रश्न को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत सरकार ने तिरुवनंतपुरम में हाथी मेरे साथी अभियान को 24 मई 2011 को शुरू किया था और यह अभियान पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से शुरू किया गया था। इस अभियान के शुभंकर यानी मस्कट के तौर पे एशियाई हाथी को चुना गया था। हाथी की मूल रूप से पूरे विश्व में 2 ही प्रजातियां देखी जाती हैं, एक तो अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं और दूसरे एशियन होते हैं। उसमें से जो एशियन एलिफेंट होते हैं उनकी पावर भी कम होती है और उनका साइज़ भी छोटा होता है, मतलब वो कम क्षमता वाले होते हैं और आकार में भी छोटे होते हैं। और जो अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं, उनके दांत भी बहुत लंबे लंबे होते हैं। कुल मिलाकर उनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा मजबूत और बड़ी होती, ये इसमें अंतर होता है मेनली। अब ये बताया गया है इसमें, देख लीजिए, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो 80वें नंबर के इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि पहला और तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा इसमें गलत है, सिर्फ दूसरा वाला सही है। अक्टूबर 2010 में जो हाथी है, मतलब भारत का ये विरासत पशु है, तो इसको घोषित किया जाता है। यहाँ इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको अगर आप देखना चाहें तो अक्टूबर 2010 में एलिफेंट को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया था। जब सरकार को या जो यहाँ पे बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं पर्यावरण को बचाने वाली या वन्य जीव संरक्षण की, उनको ये रियलाइज़ होता है कि ये तो तेज़ी से गायब हो रहा है और ये हमारा धरोहर पशु है ही है, मतलब ये पहले से हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में इसको संरक्षण देने की आवश्यकता है। तो 2010 में ये घोषणा होती। लेकिन हाथी मेरे साथी अभियान जो है ये भारत सरकार नई दिल्ली से स्टार्ट करती है 24 मई 2011 को, तो वो डेट तो सही है। यहाँ पे आपको चूंकि सही विकल्प का चयन करना था, माफ़ कीजिएगा, गलत विकल्प का चयन करना था, तो यहाँ पे तिरुवनंतपुरम दिया है, जबकि क्षेत्र कौन सा था, दिल्ली था, जहाँ से ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है। और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट है, लेकिन तीसरा वाला इसमें गलत है। इसमें जो शुभंकर था उसमें गज्जू को चुना गया था। गज्जू जो था वो भी एशियन एलिफेंट ही था, लेकिन उसका नाम चूंकि रखा गया था तो इसलिए यहाँ पे नाम से देना चाहिए था, तो तीसरा वाला भी गलत है। गज्जू नाम का जो यहाँ पे शुभंकर था उसको चुना गया था। इसके बाद 81 की ओर चलते हैं। तो 81 में यहाँ पर देखिए, अभी जो धरोहर पशु घोषित करने की तारीख है वो पूछी जा रही है। हाथी को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कब घोषित किया गया और भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में हाथी आधिकारिक राजकीय पशु नहीं है, देख लीजिए। तो 2011 और केरल, 2010 और कर्नाटक, 2011 और झारखंड, 2010 और इसमें से कोई नहीं। इसमें अगर आप देखें तो डी वाला हो जाएगा, 2010 और इसमें से कोई नहीं। 2010 में घोषित किया जाता है अक्टूबर में, अभी आपने सुना ही। और भारत के 3 राज्य केरल, कर्नाटक और झारखंड, इसका ये आधिकारिक राजकीय पशु है कौन, हाथी। और यहाँ पे ये तीनों ही राज्य दे रखे हैं, तो इसमें से कोई नहीं। और आधिकारिक राजकीय पशु होने के बावजूद जो दक्षिण के ये राज्य हैं यहाँ पे हाथियों का सबसे अधिक शोषण भी होता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। कोई माने या ना माने, कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है कि भाई हम वहाँ की लोकेलिटी के हैं और उसकी आप बुराई कर रहे हैं। देखिए, जहाँ पे गड़बड़ी है या गलत चीज़ें हैं उसकी तो चीज़ें कही ही जाएंगी, मतलब लोग उसे तो कहेंगे ही। केरल की साक्षरता भले ही ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ हाथियों के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ये आप जानते ही। ऐसे ही दक्षिण भारत में कई जगहों पे होता है और बहुत जगह पे तो ये मंदिर की संपत्ति बना के रख दिए जाते हैं और इनकी ज़िंदगी बद से बदतर होती है। सारा चढ़ावा पुजारी के पेट में जाता है। हाथी के साथ कितना जुल्म होता है ये हाथी ही जानता है, ठीक है। सामने से सजा धजाकर और गहने पहनाकर आशीर्वाद देने के लिए खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन अंदर से उसको कितना कोंचा गया रहता है कोंचनी लेकर, वो हाथी को ही पता होता है। तो बहुत शोषण होता है, ठीक। इसके बाद 82 को देखते हैं। और हथियार और शिकारी वगैरह तो अलग से है ही है। 82 को देखें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बैजी डॉल्फिन चीन की मेकांग नदी में पाई जाती है, ऐसे दिया है। भूलन डॉल्फिन, डॉल्फिन की भी कई सारी प्रजातियाँ होती हैं, तो भूलन डॉल्फिन जो है ये पाकिस्तान के सिंधु नदी क्षेत्र में पाई जाती है, साफ पानी में ये मिलती है। और बोटो डॉल्फिन जो है ये अमेजन की जो लैटिन अमेरिकन क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है। तो आप बताइए कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। 82 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि दूसरा और तीसरा, ठीक है, दूसरा और तीसरा इसमें सही विकल्प है और जो पहला वाला है वो गलत है। बैजी कहाँ पे पाई जाती है,
तो बैजी पाई तो चीन में ही जाती है, लेकिन जो यांगजी नदी है उसमें पाई जाती है, और यहाँ पे मेकांग दिया है इसलिए वो गलत है। इसके बाद 83 को देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट। अब नीचे कुछ प्लांट्स की स्पीसीज दी हुई हैं और उनके राज्य दिए। तो क्लोरोफाइटम मालबरिकम ये तमिलनाडु में, मतलब तमिलनाडु का नेटिव है। निम्फिया टेट्रागोआ या टेट्रागोना ये जम्मू कश्मीर का है। इसके अलावा बेलोसिनेप्सिस विविपारा ये एक पौधे की प्रजाति है, उसका बोटेनिकल नाम दिया हुआ है, ये कर्नाटक का है। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 83 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि पहला और दूसरा, लेकिन ये जो लास्ट वाला है ना ये इसमें शामिल नहीं, यहाँ सही चुनना था और लास्ट वाला गलत है। कैसे? बेलोसिनेप्सिस विविपारा करके जो ये प्रजाति है ये मध्य प्रदेश की है और यहाँ पे कर्नाटक दिया है। उसके बाद 84 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टू इंस्टीट्यूशन आर लोकेटेड इन सेम सिटी, मतलब इसमें से कौन से दो संस्थान हैं जो कि एक ही शहर में स्थित हैं। तो आचार्य जगदीश चंद्र बसु भारतीय बॉटेनिकल गार्डन, इसके बाद एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस प्रकार से आप ये बताइए कि इसमें से कौन से ऐसे दो हैं जो कि एक ही शहर में पाए जाते हैं। तो आप जानते हैं कि इसमें से दो जो है वो कोलकाता के हैं, शिवपुर और अलीपुर के, जिसमें कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन है और एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया है। ये दोनों कोलकाता का जो अलीपुर और शिवपुर क्षेत्र है वहाँ पे स्थित है। तो शहर तो एक ही हुआ कोलकाता, तो यहाँ पे दोनों को ले सकते हैं। और बाकी जो जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये तिरुवनंतपुरम में। तो इसमें जो सही आंसर हमारा होगा वो कौन सा होगा? इसका ए वाला हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा। इसके बाद आगे चलते हैं, 85 को देखते हैं। 85 में ये कहा गया कि चूज ऑड ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग बेस्ड ऑन ईयर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। वही पुराने ढर्रे का प्रश्न है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी और सिमलीपाल, यहाँ पे जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है उसमें से आपको ऑड चुनना है। ये भी क्षेत्र के हिसाब से ही है, बताइए। लेकिन यहाँ क्षेत्र के हिसाब से कम और जो एस्टेब्लिशमेंट का ईयर है उसके हिसाब से आपको देखना है। देख लीजिए। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो सी वाला है वो इनसे अलग है। मतलब सी की बात की जाए तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है या जैवमंडल आगार ये भिन्न है। नंदा देवी की जो स्थापना का समय है वो 2004 है। बाकी नोकरेक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल इनका 2009 है। इसके बाद 86 को देखते हैं। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इसमें से सेलेक्ट करनी है आपको। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व ये उत्तरी और पश्चिमी सिक्किम जिलों का हिस्सा है। अचानकमार अमरकंटक जो है ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा का हिस्सा है। अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये केरल और कर्नाटक में है। तो इसमें से गलत कौन सा है देख लीजिए। इसका बी वाला हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। ठीक है, दूसरा और तीसरा इसमें गलत है, पहला सही है। अचानकमार अमरकंटक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ये छत्तीसगढ़ 2012। अगस्त्यामलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को देखें तो ये केरल और तमिलनाडु। और कंचनजंगा को अगर देखा जाए तो ये उत्तरी और पश्चिमी सिक्किम जिला जो है उसका हिस्सा है और ये 2018। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है उसके हिसाब से दूसरा और तीसरा रॉन्ग है। इसके बाद 87 को देखते हैं। तो 87 में यहाँ पर कहा गया कि सिरकास रेसिया, ब्यूटोमेटिया, इसके अलावा स्टेकी यूरेशिया, ये तीन जो है ये पौधे की प्रजातियां हैं। निम्नलिखित में से किस हॉट स्पॉट के ये स्थानिक प्रजातियां हैं? तो सुंडालैंड की है, इंडो वर्मा की है या फिर श्रीलंका की है। हॉट स्पॉट के नाम दिए हैं, तो कहाँ पर ये पाई जाती है या इसमें से कोई नहीं का भी विकल्प है। और डी वाला ही सही है, ये हिमालयन क्षेत्र की है। यहाँ पर हिमालय का नाम ही नहीं दिया है। हिमालयी जो हॉट स्पॉट क्षेत्र है वहाँ पे इस प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके बाद 88 को देखते हैं। भारत के विभिन्न जो क्षेत्र हैं उसमें यूनेस्को के द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित की गई हैं या लिस्ट है उसमें निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो केवलादेव नेशनल पार्क है, इसके अलावा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वेस्टर्न घाट है और नॉन ऑफ दीज है। बताइए। तो इसमें जितने भी आप देख रहे हैं तीनों ही शामिल हैं यूनेस्को की लिस्ट में, तो नॉन ऑफ दीज को चुनना यहाँ मजबूरी है। इसके बाद आगे चलते हैं। बहुत सारे क्षेत्र जो हैं वो विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं और उसमें ये सभी आते हैं। इसके बाद 89 में चलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा भारत के निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्रों को होप स्पॉट के तौर पे, हॉट स्पॉट नहीं, होप स्पॉट के तौर पे देखा जा रहा है या नामित किया गया है? और भारत के निम्नलिखित दो क्षेत्रों को होप स्पॉट के रूप में कब नामित किया गया था, वो डेट भी आपको बतानी है। तो प्रश्न के दो हिस्से हैं और नीचे आप देख लीजिए। देखिए 89 का सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। और इसके बाद जो समय है कब घोषित किया गया था, तो वो नामित करने की जो तारीख है वो 2013 की। इसके बाद आगे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। होप स्पॉट की अवधारणा कब प्रस्तुत की गई थी? और प्रसिद्ध समुद्री वैज्ञानिक सल्विया अर्ल नाम के जो थे उन्होंने होप स्पॉट की अवधारणा दी थी, वह किस देश से संबंधित है? तो यहाँ प्रश्न में ही काफ़ी कुछ दिया हुआ है, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसका दिया हुआ है। यहाँ देश का नाम दिया है और डेट दी है, आप देख कर बताइए। और इसमें अगर आप देखें तो ए वाला सही है। 2009 में ये अवधारणा आती है और ये अमेरिकन थे और इनका नाम था सल्विया अर्ल, जिन्होंने कि होप स्पॉट की जो अवधारणा है या हाइपोथेसिस है उसको दिया था।
इसके बाद 91 को देखें, हाउ मेनी टाइप ऑफ, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्लोरिनेटेड गैसेज आर फाउंड, मतलब यहाँ पर कितने प्रकार की जो फ्लोरिनेटेड गैसेज हैं वो पाई जाती हैं या कितने प्रकार की होती हैं, डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ फ्लोरिनेटेड गैस, मतलब इसमें से कौन सी जो है वो फ्लोरिनेटेड गैस नहीं है। तो 2 प्रकार की ये होती हैं और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा 4 प्रकार की होती हैं, पैराफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और इसमें से कोई नहीं करके भी ऑप्शन दिया है। तो फिलहाल आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। देखिए 91 का डी हो जाएगा। डी का मतलब ये हुआ कि 3 और इसमें से कोई नहीं, मतलब ये जो गैस का प्रकार पूछा है कौन सी इसमें से फ्लोरिनेटेड गैस नहीं है, तो ये तीनों ही जो आप देख रहे हैं ये फ्लोरीन के अवशेषों से या फ्लोरीन के संयोजन से बनी है, इसलिए ये फ्लोरिनेटेड या फ्लोरिनाइज गैस है। ठीक, तो इसमें से कोई नहीं का विकल्प हमने चुना है। और ये कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। इनकी जो वेराइटी है वो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन कौन सा होता है, तो एक तो HFC होता है, आपने इन्वायरमेंट में देखा होगा, मतलब यहाँ पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात हो रही है। दूसरा जो है वो PFC होता है। PFC का मतलब क्या, यहाँ परफ्लोरोकार्बन जिसे कि आप देख रहे हैं। और SF का मतलब होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, तो ये भी इसी में शामिल। इसके बाद आगे चलते हैं, 92 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द मीथेन गैस। तो वैश्विक तापन में ये केवल अपना 5% ही रोल प्ले करती है और यह पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित जो अवरक्त विकिरण होता है उसके अवशोषण में कार्बन डाइऑक्साइड से औसतन 20 से 30 गुना ज़्यादा सक्षम है, मतलब ये धारण कर सकती है और इसकी जो कैपेसिटी है वो CO2 से ज़्यादा होती है, और वो भी थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 20 से 30 गुना ज़्यादा होती है। और मीथेन एक ज्वलनशील गैस है और इसे फायर आइस भी कहा जाता है। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है मीथेन के बारे में। बी वाला होगा। बी का मतलब ये है कि इट इज़ 20 to 30 टाइम मोर इफिशियंट देन कार्बन डाइऑक्साइड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड बाय द अर्थ। ये ज़्यादा सक्षम है लेकिन वायुमंडल में इसकी उपस्थिति कम होती है और इसकी तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पाई जाती है, तो इसीलिए हम लोग ग्रीन हाउस गैस के तौर पे जिम्मेदार ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को मानते हैं। लेकिन मीथेन के अंदर वो पावर और ज़्यादा होती है। तो सोच लीजिए कि अगर मीथेन का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है तब क्या हाल होगा। तो इसमें सही कौन सा है, सिर्फ दूसरा वाला करेक्ट हमें चूज़ करना था, पहला और तीसरा गलत है। वैश्विक तापन में इसका जो रोल है ना वो 20% होता है, 5% नहीं होता है। और पृथ्वी पर जो यहाँ पे अवरक्त विकिरण होता है, यानी इसे आप पार्थिव विकिरण भी कह सकते हैं, उसके अवशोषण में ये काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। और फायर आइस या जलती बर्फ इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है उसे हम लोग देख रहे थे। मीथेन गैस को डायरेक्टली यहाँ फायर आइस कहना सही नहीं रहेगा। इसका जो एक वेरिएंट होता है और इसको कहते हैं मीथेन हाइड्रेट, वो ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील तो मीथेन भी होती है लेकिन मीथेन हाइड्रेट एक यौगिक के तौर पे ज्वलनशील होता है और उसको कहते हैं जलती बर्फ। तो यहाँ जो संबोधन दिया है वो मीथेन गैस का दे रखा है, इसीलिए सिर्फ दूसरा वाला इसमें सही है और हम बी का चयन करते हैं। इसके बाद 93 को देखें, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है राष्ट्रीय सोलर मिशन। और इससे संबंधित जो मंत्रालय है वो कौन सा है, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। उसके बाद राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय जल मिशन जो है वो विद्युत मंत्रालय। मतलब कौन सा मिशन या कौन सी जो योजना है वो कौन मंत्रालय चला रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें से 3 गलत हैं और 1 सही है, कौन सा, तो इसे अगर आप देखें तो इसका ए हो जाएगा। ए का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय सोलर मिशन जो दिया है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का, वही सही है। बाकी जो है उसमें अगर आप देखें तो राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, सबसे पहले जो संवर्धित ऊर्जा वाला है उसको देख लीजिए, मतलब नेशनल मिशन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी इफिशियंसी, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का है। और नेशनल वाटर मिशन जो है ये जल शक्ति मंत्रालय का है। इस प्रकार से इसे अरेंज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 में ये कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 मिशन हैव बीन लॉन्च ऑन द सेम ईयर, द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, द नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। आप बताइए कि कौन से 2 ऐसे इसमें मिशन है जो कि एक ही साल के अंदर लॉन्च किए गए। प्रश्न आपने देखा और आप जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि इसमें जो दूसरा और तीसरा है ये दोनों एक ही साल के, मतलब 28 फरवरी 2014 को जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम है उसको अप्रूवल मिलता है और नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया का जो अप्रूवल है वो 20 फरवरी 2014 का है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो 2008 का है, तो वो इनसे अलग। इसके बाद आगे चलते हैं, 95 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट लॉन्च इन द ईयर ऑफ 2006। यहाँ पे इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी का नाम दिया है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी है, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी है और इंडियन सोलर लोन प्रोग्राम है। आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा 2006 में शुरू नहीं किया गया था। प्रश्न आपने देखा और 95 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि ये इंडियन सोलर लोन प्रोग्राम जो है यानी सौर ऋण योजना, ये 2006 की नहीं है। इसके बारे में अगर देखें तो ये 2003 का है, बाकी जितने आप देख रहे हैं वो 2006 का है।
इसके बाद 96 को देखते हैं। तो 96 वाले प्रश्न में ये कहा गया कि सही विकल्प का चयन कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहले वाले में ये बोला जा रहा है कि द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी वॉज एस्टैब्लिश्ड एट चेन्नई सिटी ऑफ तमिलनाडु इन 1998। मतलब इसकी स्टैब्लिशमेंट चेन्नई जो शहर है तमिलनाडु का, वहाँ पे होती है 1998 में। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 11 जनवरी 2010। आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 96 को आप पूरा देख रहे हैं, सी वाला हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इसमें सही है, दोनों के दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 97 को देखते हैं। गलत विकल्प का चयन यहाँ करना है आपको। रॉटरडम कन्वेंशन दिया हुआ है, रॉटरडैम या रॉटरडम कन्वेंशन 10 सितंबर 1996 को इसको अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद रॉटरडम कन्वेंशन जो है इसके बारे में कहा गया कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है 24 फरवरी 2005 को। और रॉटरडम कन्वेंशन जो है इसको यहाँ पे इनैक्ट किया जाता है भारत में। ये तो पूरे विश्व की बात हो गई। भारत में जो इसका इनैक्टमेंट है वो 22 अगस्त 2005 को होता है। तो रॉटरडम कन्वेंशन के क्रियान्वयन और उसकी स्थापना के बारे में यहाँ 3 स्टेटमेंट हैं। आप इसमें से जो इनकरेक्ट है वो चूज करिए, बताइए। तो इसका ए हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों गलत है, सिर्फ तीसरा वाला सही है। देखिए, रॉटरडम कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड ऑन 10 सितंबर 1998 और रॉटरडम कन्वेंशन वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 24 फरवरी 2004। ये इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द रामसर साइट ऑफ इंडिया। होकेरा वेटलैंड दिया हुआ है और इसकी जो लोकेशन है वो जम्मू कश्मीर में है। कांजली वेटलैंड जो है ये पंजाब में है। इसके बाद केवलादेव नेशनल पार्क है, राजस्थान में है, ये भी एक वेटलैंड है। और कोल्लेरू लेक जो है ये कर्नाटका में है। तो इसमें से गलत कौन सा है, लोकेशन किसकी गलत दी है ये आपको बताना है। इसका डी वाला गलत है, बाकी सब तो सही है। डी वाले में आप देख रहे हैं कोल्लेरू लेक की जो लोकेशन है वो कर्नाटक में दे रखा है, जबकि ये आंध्र में है, आंध्र प्रदेश में इसकी लोकेशन है। और सबसे ज़्यादा रामसर वेटलैंड कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यूपी में पाए जाते हैं सबसे मैक्सिमम। उसके बाद 99 को देखिए, चूज द ऑड ऑप्शन रिलेटेड टू द रामसर साइट ऑफ इंडिया। पोंगडैम लेक है, रुद्रसागर है और रेणुका है। इसके अलावा चंद्रताल वेटलैंड है। आपको इसमें से जो ऑड है वो चुनना है। तो इसमें क्षेत्रवार जो ऑड या इवन का क्रम होता है उसको देखा जाता है। पोंगडैम, रेणुका और चंद्रताल ये तीनों ही जो वेटलैंड्स हैं ये हिमाचल प्रदेश के हैं। रुद्रसागर लेक जो है ये त्रिपुरा की है। ठीक, तो लोकेशन वाइज ये थोड़ी सी डिफरेंट है और इसीलिए रुद्रसागर को हम इसमें से अलग करते हैं। बी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑड है। इसके बाद 100 लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मतलब इसमें सही का आपको चुनाव करना है। तो लाइम सॉयल है, सेलाइन एल्कलाइन सॉयल है और उसके अलावा सैंडी सॉयल है। मिट्टी के प्रकार दिए हुए हैं। तो चूना मिट्टी जो है या चूने युक्त मिट्टी, इस वाली मिट्टी में जो पौधे उगते हैं, मतलब इस मिट्टी में उगने वाले पौधों को कैल्सीकोल्स कहा जाता है। सेलाइन एल्कलाई जो सॉयल होती है या मृदा होती है उसमें मरूदभित पौधे उगते हैं। बलुई मिट्टी जो होती है उसमें लवणोद्भित पौधे उगते हैं और इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उनमें श्वसन मूल पाए जाते हैं। तो आप ये बताइए कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ये वैरायटी दी हुई है किस मिट्टी में क्या उगता है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि केवल पहला वाला ही सही है। लाइम सॉयल के बारे में दिया है कि द प्लांट दैट ग्रो इन दिस सॉयल आर कॉल्ड कैल्सीकोल्स, ये वाला परफेक्ट है। बाकी जो दूसरा तीसरा दिया है वो गलत है। इसमें सेलाइन एल्कलाई जो सॉयल है उसके बारे में अगर देखा जाए तो इसमें जो पौधे उगते हैं, सेलाइन का मतलब ये नमक, तो लवणोद्भित जो पौधे हैं वो यहाँ पे ही उगते हैं, मतलब यहाँ बात हो रही है हेलोफाइट्स की। और बलुई मिट्टी जो होती है यानी सैंडी सॉयल उसमें मरुद्भित पौधे उगते हैं। मरुस्थली मिट्टी है तो भाई मरुस्थल में बालू होता है, तो इसीलिए इन्हें जेरोफाइट्स कहा जाता है। तो इस प्रकार के प्लांट जो बलुई मिट्टी होती है उसमें उगते हैं। कहने का मतलब ये कि उल्टा दे दिया है, ये वाला इसमें और ये वाला इसमें होना चाहिए था, तो ये दोनों गलत हो गए। सही कौन सा है, सिर्फ पहला वाला, और इसीलिए हमने ए को चुना है। यहाँ तक हमने 100 MCQs को कंप्लीट किया है और ऐसी ही जो सेक्शन वाइज और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है वो आपको परीक्षाओं तक लगातार मिलती रहेंगी। अभ्यास जारी रखिए और रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।